विरुद्ध। अध्याय 336 से 340। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 336। बर्बादी के कगार पर जलते हुए स्वर्ग कबीले। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 336। बर्बादी के कगार पर जलते हुए स्वर्ग कबीले। नीचे की गहरी संरचना घूम रही थी और कई दसियों अग्निस्तंभ आकाश की ओर बढ़े, जिससे ऊंचे के आगे बढ़ने और पीछे हटने के सभी रास्ते बंद हो गए। आग के इन खंभों से निकला उच्च तापमान किसी भी जलते हुए स्वर्ग के बुजुर्ग की तुलना में 1 दर्जन गुना अधिक भयानक था, जिसके साथ ही ऊंचे ने तलवारें पार की थीं। गहन गठन के बाहर आक्रोश से भरी एक तेज दहाड़ सुनाई दी। यूचे, चलो देखते हैं कि तुम अब भी कैसे ढीठ व्यवहार कर सकते हो। चूंकि 9 प्रोफाउंड डिपर फॉर्मेशन भी आपको इसमें शामिल नहीं कर सका, तो बस इस हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन के नीचे मर जाएं। हमारे बर्निंग हेवन कबीले के हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन में मरने में सक्षम होने के लिए आप अपने इस जीवन को योग्य मान सकते हैं। हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन में जो है वह हमारे बर्निंग हेवन कबीले की उच्चतम स्तर की हेवन बर्निंग फायर है। इस स्वर्ग की जलती आग के नीचे तुम तुरंत जलकर राख हो जाओगे। बूम! कुछ दसियों अग्नि स्तंभ एक साथ फट गए, एक साथ आग की लिपटों के गहरे बैंगनी रंग के समुद्र में बदल गए, जिससे पूरा हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन भर गया और पूरी तरह से यूचे और जियोलिंगशी को अपनी चपेट में ले लिया। हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन की घूमने की गति अपनी सीमा तक बढ़ने लगी, जिससे गहरे बैंगनी रंग की जलती हुई हेवन लपटें पागलों की तरह जलने लगी। गहन संरचना के भीतर सब कुछ जलने लगा। चिलचिलाती गर्मी की लहर और जली हुई गंध ने पूरे बर्निंग हेवन कबीले को भर दिया। हालांकि इन असाधारण बैंगनी लपटों का एक भी टुकड़ा संरचना के बाहर लीक नहीं हुआ और वे सभी गहन संरचना के भीतर तीव्रता से जल गए। बिना किसी बुझने के संकेत के अंदर सब कुछ निगल लिया। संपूर्ण गहन संरचना में आग की लपटों के अलावा और कुछ भी नहीं था। अंततः मर गया। जलते हुए स्वर्ग के ब्लेड एक एक करके शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़े। वे सभी बुजुर्ग और पवेलियन मास्टर भी अपने पैरों के बल गिर पड़े और बिना बोले हर जगह ताजा खून और मलबा और आग की लपटों के गहरे बैंगनी समुद्र को देखते रहे। हमारे पूर्वजों के रिकॉर्ड के अनुसार हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन की शक्ति अंतिम चरण के सम्राट प्रोफाउंड दायरे के सुपर मजबूत विशेषज्ञों को आसानी से जलाने के लिए पर्याप्त है। युनचे का मरना पहले से ही निश्चित है। अभी तो उसे जलकर राख हो जाना चाहिए था। भारी सांस लेते हुए फेन मोजी ने फेन डुआनहुन की ओर कहा। फेन डुआनहुन इसी तरह लकवाग्रस्त होकर जमीन पर बैठ गया। यूचे की मृत्यु हो गई। हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन से घिरे होने के कारण उसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन वह थोड़ी सी भी खुशी महसूस नहीं कर सका। इस हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन को बर्निंग हेवन कबीले का आखिरी, साथ ही उनकी रक्षा की सबसे मजबूत पंक्ति भी कहा जा सकता है। यदि एक दिन संप्रदाय पर किसी ऐसी शक्ति द्वारा आक्रमण किया जाता जो उनकी ताकत से कहीं अधिक थी, तो एक बार हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन शुरू हो गया तो ये सभी आक्रमणकारियों को जलाने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन आज वास्तव में इसका उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था एक ही व्यक्ति पर। इसके अलावा वह केवल 19 वर्ष का युवक था और उससे पहले बड़ी संख्या में संप्रदाय के शिष्य, यहाँ तक कि बुजुर्ग और मंडप स्वामी भी उसके हाथों मारे गए थे। एक दिन के भीतर बर्निंग हेवन कबीले, जो हवा को बुला सकता था और ब्लू विंड एम्पायर में बारिश का आह्वान कर सकता था, को एक भयानक भारी नुकसान का अनुभव हुआ। उनकी पूरी ताकत इस वजह से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगी और शायद कभी भी इससे उबर नहीं पाएगी। इस बिंदु से यह झटका आगे। जैसे ही उसने यूचे को हेवन फायर स्टार बर्निंग फॉर्मेशन के भीतर मरते हुए देखा, न केवल वह थोड़ा सा भी हंसने में असमर्थ था, बल्कि वह जोर जोर से सिसकना चाहता था। उसके हृदय में केवल अंतहीन नीरसता और दुख था। यदि उसे चुनने का एक और मौका दिया गया, भले ही उसे बार बार यूचे के साथ समझौता करने के लिए अपनी गरिमा पूरी तरह से खोनी पड़े, तो वह उसे थोड़ा सा भी उकसाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। कबीले मास्टर, क्या आप ठीक हैं? कुछ बर्निंग हेवन एल्डर्स वहां आए और जोर से सांस लेते हुए पूछा। उनके शरीर घावों से छलनी थे। उन सभी के चेहरे गंभीर थे और उनमें से किसी के चेहरे पर खुशी की अभिव्यक्ति नहीं थी। आह, ये बहुत अच्छा होता यदि ग्रैंड क्लान मास्टर या ग्रैंड एल्डर यहाँ होते। यदि वे यहाँ होते तो एक यूचे के बारे में इतना डरावना क्या होता और हमें ऐसे कैसे प्रेरित किया जाता एक राज्य। ग्रैंड क्लान मास्टर और ग्रैंड एल्डर दोनों ने अपनी 5 इंद्रियों को बंद कर दिया था और इतने लंबे समय तक छिपकर खेती की थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत पहले ही संप्रदाय के मामलों से परेशान होना बंद कर दिया था, जब तक वे स्वयं प्रकट न हो। अन्यथा, आह, अब और बात मत करो।
फेन डुआनहुन ने अपना हाथ लहराया, लहराते हुए उठे और गंभीरता से कहा, दृश्य को साफ करने के लिए सभी शिष्यों को इकट्ठा करें और सभी दिवंगत बुजुर्गों और मंडप स्वामी के लिए अंतिम संस्कार के मामलों को भी तैयार करें। अन्य चीजों पर बाद में चर्चा की जा सकती है। आज यह विपदा, इसकी जड़ में किसी और के द्वारा ही नहीं, बल्कि हमारे द्वारा ही हम पर लाई गई है। अब तक फल फूल रहा हमारा बनिंग हेवन कबीला, ऊपर से लेकर बड़ों तक और नौकरों तक, सभी बाहरी दुनिया में असीम रूप से अहंकारी और दम्भ से भरे हुए थे। अगर ऐसा नहीं है तो यूचे के साथ ऐसी नाराजगी कैसे स्थापित होगी? और अंत में उसके परिवार का अपहरण तक कर लिया। इस तरह के घृणित व्यवहार ने आखिरकार इस तरह के प्रतिशोध को जन्म दिया है। जैसे ही फेन डुआनहुन ने बात की, उसकी कठोर नजर एक के बाद एक बड़ों के चेहरों पर पड़ी। जो भी उसकी नजर से मिला, उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उनके पूरे चेहरे पर शर्म की लकीरें साफ झलक रही थी। ऐसी घृणित कार्रवाई जो संभवतः हेवन बनिंग कबीले की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है। यदि एल्डर काउंसिल का समर्थन प्राप्त नहीं होता, तो फेन ज्यूचेन निश्चित रूप से अपने स्वयं के निर्णयों का पालन करने की हिम्मत नहीं करता, भले ही वह यूचे से कितना भी नफरत करता हो। ये बुजुर्ग, महान बुजुर्ग और अन्य लोगों से बदला लेने के लिए सभी अधीरता से यूचे को अलग करना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने यूचे के परिवार के सदस्यों को प्रलोभन के रूप में अपहरण करने का समर्थन किया और इसे फेन डुआनहुन से छुपाया। यह उनका ही निर्णय था जिसने संप्रदाय को ऐसी विपत्ति का सामना करना पड़ा। 1000 से अधिक शिष्य और 20 से अधिक बुजुर्ग और साथ ही मंडप के स्वामी पड़ी हुई लाशें बन गए। इसके अलावा यहाँ तक कि हेवन फायर स्टार बनिंग फॉर्मेशन भी नष्ट हो गया। यदि उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए तो उन सभी को बनिंग हेवन कबीले का पापी माना जा सकता है। बुजुर्गों ने एक के बाद एक तितर बितर किया और उस संप्रदाय को साफ करने के लिए कबीले के शिष्यों की व्यवस्था की जो बेहद दयनीय स्थिति में थे। पलक झपकते ही 7.5 मिनट बीत गए और बनिंग हेवन कबीले के शिष्यों की भावनाएं अंततः कुछ हद तक शांत हो गईं। हेवन फायर स्टार बनिंग फॉर्मेशन की गहरी बैंगनी लपटें अभी भी जल रही थीं और आग के कम होने का कोई संकेत नहीं था। उनके पूर्वजों द्वारा छोड़े गए रिकॉर्ड के अनुसार हेवन फायर स्टार बनिंग फॉर्मेशन में आग की लपटें पूरे 1/4 भाग तक जलती रहेंगी। 1 घंटा। इस समय एक बुजुर्ग की नजर अचानक हेवन फायर स्टार बनिंग फॉर्मेशन के भीतर आग की लपटों पर पड़ी। फिर उसने आश्चर्यचकित और भ्रमित आवाज में कहा, जल्दी देखो आप लोग, गहरी संरचना में आग की लपटें थोड़ी अजीब लग रही हैं। हेवन फायर स्टार बनिंग फॉर्मेशन की बैंगनी आग हमेशा चुपचाप जल रही थी और इसके द्वारा इकट्ठी हुई आग की लपटों के समुद्र में अच्छी तरह से वितरित तरंगे थीं। फिर भी वर्तमान में आग की लपटों का समुद्र एक के बाद एक आग की लहरों के साथ बढ़ रहा था। आग की तरंगों की संख्या भी बढ़ रही थी। वे तेजी से तरंगित होते हुए ऊपर नीचे दौड़ रही थी, मानो वे किसी चीज के खिलाफ तीव्रता से संघर्ष कर रही हों। अचानक आग की लपटों का पूरा बैंगनी रंग का समुद्र, जैसे कि किसी चीज द्वारा उठाया गया हो, वास्तव में धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने लगा था। ये सही है, आग की लपटों का पूरा समुद्र तैर रहा था। इसके अलावा यह उच्चतर और उच्चतर होता जा रहा था, आधे फुट से 1 फुट से 2 फुट से एक समान गति से चढ़ना। इस अत्यंत अवर्णनीय दृश्य ने बनिंग हेवन कबीले के सभी लोगों को मौके पर ही स्थिर कर दिया। वे अवाक रह गए और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वे एक शब्द भी बोलने में असमर्थ थे। पहले क्षण में उन सभी ने सोचा कि वे चीजें देख रहे हैं। हालांकि एक व्यक्ति को मतिभ्रम हो सकता है। अगर हर कोई इसे देख रहा है तो क्या यह अभी भी मतिभ्रम होगा? आग की लपटें अभी भी ऊपर उठ रही थी और पहले से ही धीरे धीरे जमीन से एक व्यक्ति की ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी। और आग की लपटों के समुद्र के नीचे आग की बैंगनी रंग की चमक से घिरी एक आकृति उभरी। उसके बाएं हाथ ने एक कमजोर और बेहोश लड़की को कसकर गले लगा लिया और उसका दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ था। उसकी हथेली के ऊपर ठीक बैंगनी रंग की आग की लपटों का जलता हुआ समुद्र था। ये यूचे है। अत्यधिक भय की चीखें पूरे जलते हुए स्वर्ग कबीले में गूंज उठी। जिस यूचे के बारे में उन्होंने शुरू में सोचा था कि वह स्वर्ग की आग से जलकर राख हो जाएगा, स्टार बनिंग फॉर्मेशन वास्तव में मरा नहीं था। और न केवल वह मरा नहीं, उसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसके कपड़े, उसके बाल और उसके गले लगी लड़की पर भी झुलसने का एक भी निशान नहीं था। और हेवन फायर स्टार बनिंग फॉर्मेशन द्वारा उत्पन्न आग की लपटों का पूरा समुद्र, परम बनिंग हेवन फ्लेम, जो एक अंतिम चरण के सम्राट प्रोफाउंड रियलम प्रैक्टिशनर को मारने के लिए पर्याप्त था, वास्तव में यूचे ने अपनी हथेली से उठा लिया था। इस दृश्य ने बनिंग हेवन कबीले के सभी शिष्यों, यहाँ तक कि बुजुर्गों और कबीले के गुरु को इस हद तक भयभीत कर दिया कि उनका हृदय लगभग फट गया था। असंभव, 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 ऐसा कुछ घटित होना कैसे संभव है?
फेन डुआनहुन का पूरा शरीर शिथिल हो गया और उसके मुंह से लगातार 5 असंभव शब्द निकले। वह बनिंग हेवन कबीले के कबीले मास्टर के रूप में वास्तव में अपने संकुचित विद्यार्थियों के साथ काम रहा था। भयानक बनिंग हेवन लॉ समुद्र ने वास्तव में युनचे को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचाया और इसके बजाय उसके द्वारा उठाया गया और यहाँ तक कि एक बन गया उसके हाथ में लॉ। अभी बैंगनी रंग की आग की रोशनी में स्नान कर रहा युनचे एक ज्वाला देवता की तरह था जो देवताओं की दुनिया से आया था, जिससे हर किसी के दिल और आत्मा भय से कांप रहे थे। जब जैस्मीन ने कहा कि यह आक्रमण आधारित संरचना एक शुद्ध गहन अग्नि संरचना थी, युनचे पहले से ही सभी चिंताओं से मुक्त था और उसने बिना किसी प्रतिरोध के खुद को हेवन फायर स्टार बनिंग फॉर्मेशन द्वारा घेर लिया। आग की लपटों के समुद्र के भीतर उसने स्नो फीनिक्स जानवर को दूर कर दिया और सभी लपटों को पूरी तरह से अलग कर दिया, जिससे जियो लिंगजी को थोड़ा भी नुकसान नहीं हुआ। उसी समय दुष्ट देवता अग्नि बीज की अग्नि को नियंत्रित करने की क्षमता के माध्यम से जो स्वर्ग के नीचे अद्वितीय थी, पूरे 7.5 मिनट के बाद उसने आग की लपटों के इस समुद्र को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। मुझे मारना चाहते हो? तुम तो लायक भी नहीं हो। मुस्कुराते हुए युनचे का चेहरा एक जंगली उपहास और पागलपन भरे आक्रोश से भर गया। तुम मुझे इतनी गहरी आग से मारना चाहते थे? बस मूर्खों के निरर्थक सपने। मैं मूल रूप से बस अलग होकर चले जाना चाहता था, लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं अचानक जानना चाहता हूँ कि यह किस प्रकार का असाधारण दृश्य होगा यदि आग की लपटों का ये क्षेत्र आपके जलते हुए स्वर्ग कबीले में घुस जाए। युनचे के शब्द शैतान की आवाज की तरह थे और इससे हर किसी का रंग रूप बुरी तरह बदल गया। उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर भय की गहरी अभिव्यक्ति उभर आई। तुम में हिम्मत है, एक बुजुर्ग ने जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन उसके कदम पहले से ही डर के कारण घबराकर पीछे हट रहे थे और वह नीचे गिर गया। उसका पूरा व्यक्तित्व हवा में टूटे पत्तों की तरह कांप रहा था। भले ही आग का ये समुद्र भयानक था, ये गहरी संरचना के भीतर ही सीमित था और बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर यह वास्तव में युनचे द्वारा बनिंग हेवन कबीले की ओर तोड़ दिया गया था, तो वे भयानक जलती हुई स्वर्ग की लपटें आपदा की सबसे भयावह आग में बदल जाएंगी और जलती हुई स्वर्ग कबीले में फैल जाएंगी और बाढ़ जाएंगी। भीतर मौजूद जलती हुई स्वर्ग की लौ संप्रदाय के लगभग आधे हिस्से को समतल भूमि में जलाने के लिए पर्याप्त होगी। यदि उपस्थित लोगों को भीतर समा लिया जाए तो वे सभी मर जाएंगे। कोई भी सौभाग्य से बच नहीं पाएगा। अगर धधकते समुद्र के इस हिस्से को युनचे ने सचमुच इस तरह से नीचे फेंक दिया होता, तो बनिंग हेवन कबीला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि मुझ में हिम्मत नहीं है? युनचे की आंखें सिकुड़ गईं और बोलने वाले बुजुर्ग की ओर देखा। उस बुजुर्ग का पूरा शरीर कांप उठा, उसके होंठ कांपने लगे और वह आधा शब्द भी नहीं बोल सका। बंद करो। फेन डुआनहुन ने युनचे की दिशा में अपनी हथेली बढ़ाई। उसकी आंखें पूरी तरह से खून से लथपथ थीं। वह कांपती आवाज में बोला, युनचे, हम इस पर बात कर सकते हैं। तुम्हें आवेग में नहीं आना चाहिए। अरे, मेरे पास बनिंग हेवन कबीले के पुराने कुत्तों के साथ चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं। फेन डुआनहुन ने झट से अपने हाथ लहराए और यहाँ तक कि उसका पूरा चेहरा भी डर के कारण पागलपन से कांप रहा था। इस दुनिया में कोई भी ऐसी शिकायत नहीं है जिसका समाधान न हो सके। डालो, पहले अपने हाथ में लगी आग को शांत करो। किसी भी चीज पर चर्चा की जा सकती है, कुछ भी हल किया जा सकता है। हमने जो गलतियां की हैं, हम निश्चित रूप से उन्हें स्वीकार करेंगे। पहले के मामलों के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपके परिवार से माफी मांगूंगा। कोई मुआवजा या शर्तें, यदि आप बोलें, भले ही मुझे अपना जोखिम उठाना पड़े जिंदगी, हम तुम्हें जरूर संतुष्ट करेंगे। ये शब्द बनिंग हेवन कबीले के कबीले मास्टर के स्वयं के मुंह से कहे गए थे। एक संप्रदाय के दृष्टिकोण से ये पहले से ही एक संप्रदाय की सभी गरिमा को खोना था। हालांकि फेन डुआनहुन वर्तमान में जिस चीज का सामना कर रहा था, वह पूरे संप्रदाय के विनाश का खतरा था। यदि संप्रदाय को बचाया जा सकता है, भले ही वे 10 गुना अधिक अपमानजनक शब्द हों, फिर भी उसे उन्हें कहना ही होगा। फेन डुआनहुन ने जो समझौता किया और खुद को जमीन पर गिराकर दया की भीख मांगी, वह अभी भी ऊंचे की ठंडी मुस्कान थी। लेकिन जलती हुई स्वर्ग की आग के इतने बड़े विस्तार को इतनी आसानी से कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? इतने तक सहन करना उसकी सीमा बन चुकी थी। यदि उसने 3 सांसों के भीतर आग की लपटों के समुद्र को बाहर नहीं निकाला, तो आग की लपटें सीधे उसके सिर के ऊपर फट जाएंगी। उसने बेहोश छोटी चाची पर नजर डाली और उसका दिल दुख गया, लेकिन उसके मन में और भी बड़ा डर था और ऐसी ही चीजें फिर से होने का गहरा डर था। बनिंग हेवन कबीले के कारण वह और जियो लिंगजी लगभग हमेशा के लिए अलग हो गए थे।
उनके दादा भी इस समय उनके हाथों में थे, उनका जीवन और मृत्यु अज्ञात था। जैसे ही उसने इनके बारे में सोचा, उसका क्रोध अनियंत्रित रूप से पागलपन की तरह भड़क उठा और एक क्रोध भरी आवाज निकली, तुमने जो गलती की है उसे विनाश की कीमत के साथ चुकाया जाना चाहिए। सब तुम मर जाओ। जैसे ही अंतिम शब्द गिरा, युनचे का हाथ अचानक घूम गया और आग की लपटों का सागर, जो एक गर्मी की लहर लेकर आकाश में बाढ़ ला रहा था, उसके सामने की ओर टकराया और अनगिनत जोड़ी निराश शिष्य इसे घटित होते देख रहे थे। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 337 ग्रैंड क्लान मास्टर फेन यीजू। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 337 ग्रैंड क्लान मास्टर फेन यीजू। यूचे की बाह के उछालने की गति के बाद हेवन फायर स्टार बनिंग फॉर्मेशन द्वारा उत्पन्न बैंगनी रंग की ज्वाला समुद्र अचानक एक विस्फोटित ज्वालामुखी की तरह आगे की ओर बढ़ गई। उस पल में बनिंग हेवन कबीले के सभी लोग अत्यधिक भय के कारण अनियंत्रित रूप से चिल्लाने लगे। उन्हें जो महसूस हुआ वह सर्वनाश के आने जैसा था। डेविल स्पॉन, तुम साहसी हो। ठीक इसी समय एक भयंकर गर्जना गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी, जिससे सभी के कान के पर्दे सदमे से गूंजने लगे। युनचे ने अचानक अपनी आंखें इधर उधर घुमाई और सामने की ओर देखा। उसकी नजर में दो अधेड़ उम्र के आदमी, जो 40 या 50 की उम्र के लग रहे थे, लाल वस्त्र पहने हुए थे और उनके पूरे शरीर से बैंगनी रंग की लपटें जल रही थीं। वे बिजली की तरह तेज थे और तुरंत पलटती हुई लौ वाले समुद्र के सामने आ गए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं फैला दी, जैसे उनके मुंह से दहाड़ निकली और संयुक्त रूप से जलती हुई स्वर्ग ज्वाला समुद्र की ओर बढ़ गए। बूम टिल्ड 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 टिल्ड। एक बेहद गमगीन आवाज का विस्फोट हुआ और बैंगनी रंग की आग की लपटों वाला समुद्र अचानक वहीं रुक गया। उसके बाद यह अचानक दिशा में उलट गया और हिंसक रूप से पूर्व की ओर धकेल दिया गया। फिर अनगिनत जोड़ी चौड़ी आंखों के नीचे यह 1000 मीटर से अधिक दूर गिर गया। बूम! एक विशाल गड़गड़ाहट के साथ बैंगनी रंग की आग की रोशनी का एक क्षेत्र आसमान की ओर बढ़ गया, जिससे आसमान लाल हो गया और यहाँ तक कि 50 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता था। आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि उसने तुरंत ही आसपास की हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। जलते हुए स्वर्ग कबीले का राजसी मुख्य द्वार तुरंत जलकर राख हो गया और संप्रदाय का 10वां हिस्सा पूरी तरह से आग के समुद्र में डूब गया। भले ही यह संप्रदाय के किनारे पर विस्फोट हुआ, फिर भी इन भयावह बनिंग हेवन फ्लेम्स ने बनिंग हेवन कबीले को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया, लेकिन उन्होंने किसी को घायल नहीं किया। युनचे द्वारा उछाले गए लैंडिंग पॉइंट की तुलना में परिणामों का एक ही दिन में उल्लेख भी नहीं किया जा सका। दो अधेड़ उम्र के व्यक्ति, जिन्होंने आग की लपटों के समुद्र को दूर धकेल दिया था, एक साथ उतरे, क्योंकि उनकी निगाहें और आभा यूचे पर मजबूती से टिकी हुई थी। ग्रैंड क्लान मास्टर, ग्रैंड एल्डर। युवा पीढ़ी के बनिंग हेवन शिष्यों में से कोई भी इन दोनों को नहीं जानता था। हालांकि मौके पर मौजूद सभी बुजुर्ग और पवेलियन मास्टर्स ने अत्यधिक प्रसन्न स्वर में कहा। कुछ लोग तो मौके पर ही घुटनों के बल गिर पड़े और खुशी के आंसू छलक पड़े। एक एम्परर प्रोफाउंड दायरे के दूसरे स्तर पर है, दूसरा एम्परर प्रोफाउंड दायरे के चौथे स्तर पर है। वर्तमान आप उनका मुकाबला नहीं है। जल्दी छोड़ें, चमेली तुरंत बोली। यूचे की भौहें अचानक तन गईं, और इस समय बाईं ओर का अधेड़ उम्र का व्यक्ति पहले ही विस्फोटक रूप से उड़ चुका था। उसका पूरा दाहिना हाथ एक क्रूर बैंगनी अग्नि ड्रैगन में बदल गया, जो सीधे यूचे की ओर जा गिरा। छाती। यूचे की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। ड्रैगन फॉल्ट को पकड़कर उसके पूरे शरीर की गहन ऊर्जा बढ़ गई, क्योंकि उसके पीछे एक चिल्लाते हुए स्काई वुल्फ की छवि दिखाई दी। स्काई वुल्फ स्लैश बूम। स्काई वुल्फ की छवि और बनिंग हेवन फायर ड्रैगन हवा में टकरा गए, जिससे 9 आकाशों से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। बैंगनी आग की रोशनी का एक क्षेत्र भी हवा में फट गया और कई दर्जन मीटर दूर तक फैल गया। हवा के भीषण विस्फोट ने बड़ी संख्या में बनिंग हेवन कबीले के शिष्यों को 100 मीटर से भी अधिक दूर गिरा दिया था। आग की रोशनी के भीतर युनचे ने मुंह में खून की धुंध छिड़की और तोप के गोले की तरह बाहर की ओर उड़कर कई 100 मीटर दूर बैंगनी रंग की लौ वाले समुद्र में चली गई। लेकिन ठीक बाद एक विशाल बर्फ की सफेद चिड़िया लौ वाले समुद्र से ऊपर उड़ गई। उसके पंख फैल गए और अत्यधिक गति से क्षितिज पर एक सफेद धब्बा बन गया। लाल लबादा पहने अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे नीचे उतरा। उतरते समय उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था। उसके चेहरे पर असामान्य लालिमा का स्पर्श उभर आया, क्योंकि उसकी आंखों में अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई थी। जल्दी पीछा करो, हम निश्चित रूप से उसे भागने नहीं दे सकते। फेन मोजी ने जोर से दहाड़ते हुए उस दिशा में देखा जिस दिशा में युनचे ने छोड़ा था। पीछा मत करो, सबसे आगे खड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने हाथ उठाया। उनकी आवाज नर्म और धीमी थी, फिर भी इस हद तक प्रभावशाली थी कि किसी का भी खून जम जाए। उन्हें बहुत भारी चोट नहीं लगी थी। यदि तुम लोग पीछा करते हो
तो ये केवल तुम्हारी जान ले लेगा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसका शरीर अचानक लड़खड़ा गया और उसने अचानक अपने हाथ से अपनी छाती को ढांक लिया। उसके मुंह से सूखी कराह निकल पड़ी। ग्रैंड प्लान मास्टर, क्या गलत है? फेन मोजी ने घबराकर कहा। कितनी चौंकाने वाली ताकत है। दूर से देखते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उदास आवाज में कहा, 20 वर्षों तक दुनिया से दूर रहकर खेती करने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी क्षमता वाला कोई व्यक्ति वास्तव में ब्लू विंड एम्पायर में दिखाई देगा। उसकी उम्र को देखते हुए उसकी उम्र अभी 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे इन वर्षों में ब्लू विंड के भीतर कुछ बड़ा हुआ है। दूसरा लाल लबादा पहने अधेड़ उम्र का आदमी भी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर भाव भी वैसे ही गंभीर थे। उन दोनों ने यूचे का पीछा करना नहीं चुना। ज्वाला की उस भयानक ऊर्जा को दूर धकेलना उनके लिए भी आसान और दर्द रहित नहीं था, जिनकी शक्ति सम्राट प्रोफाउंड दायरे में थी। उन्होंने पहले धक्का देते समय अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, कुछ भी आरक्षित रखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर भी इसे संप्रदाय के बाहर धकेलने का प्रबंधन नहीं किया। और अपनी पूरी ताकत से उस धक्के के बाद उनके शरीर में आभा और रक्त लगातार उमड़ रहा था और अब भी शांत नहीं हुआ था। वे उस बर्फ जैसे सफेद विशाल पक्षी के बारे में जानते थे, जो स्पष्ट रूप से एक्सट्रीम आइस के बर्फ क्षेत्र के जानवरों के सम्राट स्नो फीनिक्स था। उनके लिए भी स्नो फीनिक्स की गति को पकड़ना मुश्किल होगा। इन दो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्तियों में से एक बनिंग हेवन कबीले का पूर्व कबीले मास्टर था, जो अब वर्तमान ग्रैंड कबीले मास्टर फेन येज्यू था। दूसरे ग्रैंड एल्डर फेन जिया थे। भले ही वे युवा दिखते थे, लेकिन उनकी वास्तविक उम्र 100 साल से अधिक थी। मूल रूप से उन्होंने पहले ही संप्रदाय के मामलों से परेशान होना बंद कर दिया था और एक केंद्रित अवस्था में खेती करने के लिए संप्रदाय के गुप्त मैदानों में छिप गए थे। फिर भी आज संप्रदाय के भीतर भारी हलचल से वे एक साथ चौंक गए। खून, बिखरी हुई लाशें और जमीन पर फैली तबाही को देखते हुए भले ही फेन येज्यू का दिल पहले से ही शांत पानी की तरह था, फिर भी वह अपने गुस्से को नियंत्रित करने में असमर्थ था और उसने भारी आवाज में पूछा, डुआनहुन, ये किस बारे में है? पहले वह युवक कौन था? आप सभी निश्चित रूप से अधिक आशाजनक दिख रहे हैं। बनिंग हेवन का हमारा हजारों साल पुराना संप्रदाय वास्तव में एक युवा के हाथों लगभग दफन हो गया था। भले ही फेन डुआनहुन वर्तमान बनिंग हेवन कबीले मास्टर थे, उनके पिता की प्रतिष्ठा अभी भी बनी हुई थी। अपने दिल में शर्म के साथ उसने एक लंबी आह भरी और धीरे धीरे पूरी कहानी कह दी। स्नो फीनिक्स सीधे पूर्व की ओर चला गया और बहुत दूर तक उड़ने के बाद उसने अचानक एक विलापपूर्ण चीख निकाली। पंखों की एक जोड़ी के साथ जो अब और नहीं फड़फड़ा सकता था, चाहे कुछ भी हो, वह सीधे नीचे गिर गया और यूचे और जियो लिंगजी को साथ लेकर एक बंजर घाटी में गिर गया। टकराना, यूचे जियो लिंगजी के साथ स्नो फीनिक्स की पीठ से नीचे गिर गया। हथियार लगातार कई बार जमीन पर पलटे, फिर एक पहाड़ी चट्टान से टकरा गए। वह कठिनाई से बैठा और उसके बगल में स्नो फीनिक्स बीस्ट का सिर जमीन पर झुक गया। उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया था और लगातार कांप रहा था, यहाँ तक कि उसके द्वारा की गई चीखें भी शक्तिहीन कराहने वाली चीखें बन गईं। पूरे 3000 किलोमीटर की पूरी रफ्तार से दौड़ने के बाद ये बहुत पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। इसके अलावा इसने यूचे के साथ एक महान युद्ध में भाग लिया, फिर उसे भी ले लिया और पूरी गति से भाग गया। वर्तमान स्नो फीनिक्स पहले ही अपनी शक्ति और जीवन काल का एक बड़ा हिस्सा समाप्त कर चुका था। यूचे उसके पास गया, धीरे से उसके बर्फीले सफेद पंखों को सहलाया और दुखी दिल से कहा, छोटी चांद, तुमने कड़ी मेहनत की है, वापस आओ और अच्छे से आराम करो। स्नो फीनिक्स ने हल्की चीख निकाली, प्रकाश की एक सफेद धारा में बदल गई और गहरी सील में लौट आई। जियो लिंगशी अभी भी नहीं जागा था। यूचे की सुरक्षा के तहत, जिसके लिए यूचे ने अपनी अधिकांश शक्ति को विभाजित कर दिया था, फेन येज्यू के साथ उस आदान प्रदान के दौरान भी उसे थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ था, जबकि यूचे को खुद काफी आंतरिक चोट लगी थी। वह अभी भी जियो लिंगशी को पकड़े हुए था, जाने देने को तैयार नहीं था, और कुछ भारी सांसों के बाद उसने आसपास के परिदृश्य का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। ये स्थान पूर्णतः बंजर था, भूमि शुष्क थी और वनस्पति दुर्लभ थी। आसपास के क्षेत्र में पैरों के निशान का भी कोई निशान नहीं था। एक नजर में हर जगह छोटे पहाड़ और दांतेदार चट्टानें थीं। यह एक उजाड़ मैदान होना चाहिए जिस पर लंबे समय से लोगों ने कदम नहीं रखा हो। ये स्थान स्पष्ट रूप से अभी भी बनिंग हेवन वैली के भीतर था, और बनिंग हेवन वैली बनिंग हेवन कबीले से संबंधित क्षेत्र था। यूचे ने थोड़ा सोचा और जाने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय उसने ड्रैगन फॉल्ट उठाया और अपने पीछे की पहाड़ी दीवार पर जोरदार प्रहार किया। बहुत जल्द 10 मीटर से अधिक गहरी गुफा को विस्फोट से उड़ा दिया गया। वह जियो लिंगजी को लेकर गुफा में दाखिल हुआ
और एक जमे हुए बादल की बाधा बिछाई जिसने आभा को काट दिया। सबसे खतरनाक जगह अक्सर सबसे सुरक्षित होती थी। बनिंग हेवन कबीले के लोगों को यह उम्मीद नहीं होगी कि स्काई प्रोफाउंड माउंट पर सवारी करते समय यूचे बनिंग हेवन वैली से बाहर भी नहीं निकला था और इसके बजाय बस इस तरह घाटी के भीतर छिप गया था। यूचे भी बहुत दूर नहीं जाना चाहता था क्योंकि जियोलाए अभी भी बनिंग हेवन कबीले के भीतर था। बेहोश जियो लिंगशी की अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण थी, जैसे गहरी नींद में कोई बच्चा हो। जब यूचे ने धीरे से उसे नीचे रखा तो ऐसा लगा कि उसने खुद को यूचे का आलिंगन छोड़ते हुए देख लिया है। उसकी मनमोहक भौहें थोड़ी थोड़ी बुनी हुई थी, उसकी पलकें उत्सुकता से हल्की हल्की कांप रही थी और उसकी अभिव्यक्ति से डर उभर रहा था। यूचे ने झट से उसे एक बार फिर पकड़ लिया और कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी सारी बेचैनी फिर से शांत हो गई और उसका कोना कोना होठों पर खुशी की हल्की सी मुस्कान भी आ गई थी। अपनी नाक के ठीक नीचे और अपनी बाहों के भीतर जियो लिंगशी को देखकर यूचे को गहरी संतुष्टि महसूस हुई, लेकिन साथ ही गहरा दिल का दर्द भी हुआ। वह घर लौटने के बाद उन्हें ऐसे स्थान पर ले जाना चाहता था जहां कोई उन पर कभी अत्याचार न कर सके। उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे पहले कि वह उन्हें देख भी पाता, उसने अपनी वजह से उन्हें इतनी विपत्ति का सामना करने की अनुमति दी थी। उसने अब जियो लिंगशी को जाने नहीं दिया और चुपचाप उसे अपनी बाहों में पकड़कर वहीं बैठ गया। एक ओर उन्होंने अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग किया और धीरे धीरे उसकी चोटों की मरम्मत की। दूसरी ओर उन्होंने अपनी आंतरिक और बाहरी चोटों को अत्यंत तेज गति से ठीक करते हुए बुद्ध के महान मार्ग को अपनाया। हरामी चीज। इससे पहले कि फेन जियूचेंग को दादाजी को बुलाने का मौका मिले, उन्हें पहले ही फेन यीजू ने थप्पड़ मारकर उड़ा दिया था। ये थप्पड़ बेहद भारी था। फेन जियूचेंग का पूरा बायां चेहरा बुरी तरह सूज गया क्योंकि उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसके 3 पूरी तरह से टूटे हुए दांत जमीन पर लुढ़क गए। फेन येजियो, जिन्हें मामले की पूरी कहानी के बारे में पता चला, पहले से ही गुस्से में जल रहे थे। जैसे ही उसने सभी को देखा, वह जो 20 वर्षों से अधिक समय से भावनाओं से मुक्त था, वास्तव में इस समय गुस्से से कांप रहा था। मेरे जलते हुए स्वर्ग कबीले ने वास्तव में तुम कमीनों को जन्म दिया है। न केवल बुजुर्गों का एक समूह एक युवक की हत्या करने के लिए निकला, बल्कि आपने वास्तव में उसके परिवार को चारे के रूप में अपहरण करने का इतना घृणित और गंदा कार्य किया। कितना शानदार है। आप हमारे कुल के सभी लोगों को खोने की बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। आप वास्तव में ये सोचने के लिए काफी अहंकारी थे कि आपने एक घिसे पिटे कछुए का चित्र बनाया है। लेकिन ये बहुत बुरा है कि यह वास्तव में एक बाघ था जिसने संप्रदाय को लगभग नष्ट ही कर दिया था। अगर मैं और जिया समय पर न पहुंचते तो तुम सब पड़ी हुई लाशें बन गए होते। मेरे बनिंग हेवन कबीले की 1000 साल की विरासत उसी समय मिटा दी गई होती। फेन येजियो के क्रोध का सामना करते हुए सभी बुजुर्ग और मंडप मास्टर सर्दियों के समय में सिकास की तरह चुप थे और जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। फेन जियूचेंग को मौके पर ही लगभग बेहोश कर दिया गया था। वह कांपते हुए भूमि पर घुटनों के बल बैठ गया। बोलना तो दूर, उसने दर्द भरी चीखें भी निकालने की हिम्मत नहीं की। आह, जो हो गया सो हो गया, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। फेन जिया ने अपना सिर हिलाया, एक लंबी आह भरी और कहा, डुआनहुन, इस बार हताहत कैसे हुए? फेन डुआनहुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और दुख के साथ कहा, 27 बुजुर्गों और 33 मंडप स्वामी के बीच पूरे 31 की यूचे के हाथों मृत्यु हो गई थी, जिसमें महान बुजुर्ग फेन मोली भी शामिल थे। 127 मध्यम स्तर के शिष्य और 1699 नियमित शिष्य युद्ध में मारे गए। फेन डुआनहुन द्वारा बोला गया प्रत्येक अंक पिछले की तुलना में अधिक भयानक था, इस हद तक कि इसे फेन येजियो का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसकी मुट्ठी जोर से टूटकर गिरी और उसके बगल की पत्थर की मेज तुरंत धूल के ढेर में बदल गई। उसने अपना सिर उठाया, दरवाजे के बाहर देखा और धीमे और गहरे स्वर में कहा, इस बच्चे को मार डाला जाना चाहिए। उनके परिवार का दूसरा सदस्य अभी भी यहाँ है। अपने व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से वापस आएंगे। फेन मोजी ने फेन येजियो की अभिव्यक्ति में बदलाव पर ध्यान देते हुए सावधानी से कहा। जैसे ही फेन जुएई गुस्से में फूटने वाली थी, फेन जिया ने कहा, इस बच्चे को वास्तव में मार दिया जाना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। पहले से चुराए गए चारा को उधार लेना सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका है। बड़े भाई को इस बात पर और गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने जो देखा उससे वह शैतान का बच्चा काफी घायल हो गया है। इस तथ्य के अलावा कि उसे पहले ही हम दोनों के अस्तित्व के बारे में पता चल गया है, वह निश्चित रूप से अपनी चोटें पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही वापस आएगा। इसलिए वह कम से कम 7 दिनों में दोबारा नहीं आएगा। इस समयावधि में आइए सबसे पहले संप्रदाय में फैली अराजकता को दूर करें। फेन येजियो चुप हो गई, फिर धीरे से सिर हिलाया। फेन जिया ने सही सोचा,
युनचे वास्तव में बनिंग हेवन कबीले में फिर से प्रवेश करने से पहले अपने घावों के पूरी तरह से ठीक होने और अपनी ताकत के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार करेगा। हालांकि उसने बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि युनचे को अपनी घायल अवस्था से उबरने में 7 दिन भी नहीं लगेंगे। उसने केवल 1 दिन ही प्रयोग किया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 338 दरवाजे पर दिया गया एक बड़ा उपहार। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 338 दरवाजे पर एक बड़ा उपहार दिया गया। धीरे धीरे समय बीतने के साथ एक दिन चुपचाप बीत गया। ये पूरी तरह से शांत जगह थी जहाँ युनचे रुका था और कोई भी उसे परेशान करने के लिए वहाँ नहीं आया था। युनचे ने जियो लिंगशी को अपनी बाहों में पकड़कर एक दिन मौन में बिताया। उसके घाव और खर्च की गई शक्ति पहले ही एक दिन के भीतर सामान्य ज्ञान से परे की गति से पूरी तरह से ठीक हो गई थी और भारी घावों और अत्यधिक खपत के कारण उसे कमजोरी का कोई संकेत महसूस नहीं हुआ था जो वह पहले से झेल रहा था। जियो लिंगजी, जो उसकी गोद में लेटी हुई थी, भी पूरी तरह से शांत हो गई थी। उसका चेहरा गुलाबी लाल रंग का था और उसके आंतरिक घाव, जो पहले बहुत गंभीर नहीं थे, अब तक लगभग ठीक हो चुके थे। इसी दौरान अचानक उसके मुंह से हल्की खांसी की आवाज निकली। उसकी पलकें थोड़ी कांपी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। युनचे ने तुरंत उसकी हल्की हरकतों को भांप लिया और तुरंत अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। जियो लिंगजी की दृष्टि का धुंधला क्षेत्र स्पष्ट होने लगा। हालांकि वे जिस स्थान पर रह रहे थे उसके अंदर कुछ अंधेरा था। उसने अंधेरे में भी युनचे के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखा। उसकी दोनों आंखें कांपने लगी और उसका पूरा शरीर अचानक अकड़ गया। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ वह एक सपने जैसा था जो लगातार भ्रमित होता जा रहा था। शुरुआत में तो वह ये भी नहीं पहचान पाई कि वह जिन चीजों से गुजर रही है उनमें से कौन सा हिस्सा सपना है और कौन सा हिस्सा हकीकत है। उसे और उसके पिता को बनिंग हेवन कबीले में ले जाया गया, जिसके बारे में उसने पहले केवल कहानियों में ही सुना था। उसकी मुलाकात लिटिल चे से हुई, जिसके लिए वह दिन रात तरसती थी। उसने लिटिल चे को बनिंग हेवन कबीले में अकेले घुसते हुए देखा और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली बनिंग हेवन कबीले में बड़ी अराजकता पैदा की। उसने ऊंचे पहाड़ से छलांग लगा दी चट्टान, फिर भी महसूस हुआ कि उसका शरीर उसकी छाती में गिर रहा है। फिर उसकी चेतना गायब होने से पहले आखिरकार वह उससे मिली। ये सारी बातें कपोल स्वप्न के समान भ्रामक थीं। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो सपना वह अगली बार देख रही होगी वह एक बुरा सपना होगा या एक मीठा सपना। जब उसकी आंखें खुली तो सबसे पहले अंधेरा ही उनके संपर्क में आया, लेकिन उसके ठीक बाद उसे युनचे मिला और उसकी आंखों में चिंता के साथ साथ खुशी भी चमक उठी। उसके शरीर के तापमान और उस विशिष्ट स्वाद को महसूस करते हुए जिसके लिए वह तरस रही थी, उसे एहसास हुआ कि अगर ये चीजें महज भ्रम होती तो इनका आनंद लेना संभव नहीं होता। फिर होश खोने से पहले उसने जो कुछ भी देखा वह तुरंत उसके दिमाग में उभर आया और उसकी आंखों से अनियंत्रित तरीके से आंसू बहने लगे। उसने जबरदस्ती अपने आप को उसकी गोद में खींच लिया और अपने दोनों हाथों से उसे कसकर गले लगा लिया। दुख और दर्द से रोते रोते उसकी आवाज खो गई और सिसकने की आवाज के बीच वह मुश्किल से ऐसी आवाज में चिल्ला सकी मानो वह खून से चिल्ला रही हो, लिटिल चे, लिटिल चे, लिटिल चे। उसकी आंसुओं की बूंदों ने गुफा के अंदर एक चमकदार और पारभासी रोशनी छोड़ी और अंधेरी रात में मोतियों की तरह लग रही थी। युनचे ने उसकी गिरती हुई आंसुओं की बूंदों को अपने हाथ में पकड़ लिया, मानो वह दुनिया की सबसे मूल्यवान बारिश या ओस इकट्ठा करना चाहता हो। जैसे ही उसने युनचे को फिर से गले लगाया, उसे एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया कि वह उसे जीवन भर छोड़ने में असमर्थ थी। वे 15 साल तक साथ साथ रहे, इसलिए वह कभी नहीं जान पाई कि उससे अलग रहने का मतलब क्या होता है। हालांकि वह पिछले 3 वर्षों के दौरान इसे अच्छी तरह से समझ गई थी। उसका जीवन और आत्मा बहुत पहले से ही उससे जुड़ी हुई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके साथ के बिना उसने अपनी आत्मा खो दी है और हर दिन उसके दिमाग में उससे संबंधित चीजों के अलावा कुछ भी नहीं था। छोटी चाची, युनचे ने अपने हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों का किनारा नम हो गया था। उन्होंने धीरे से कहा, ये सब मेरी वजह से है कि आपको और दादाजी को इतना शोक और कष्ट सहना पड़ा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मैं तुम्हें और दादाजी को दोबारा कोई शिकायत महसूस नहीं होने दूंगा। ओह, जियो लिंगजी केवल रो सकती थी। 3 साल पहले वह महज 15 साल की बच्ची थी और हालांकि अब वह 18 साल की हो चुकी थी, फिर भी वह एक बच्चे की तरह बेतहाशा रोती थी। 3 साल पहले आपको और दादाजी को छोड़ने के बाद मैं सबसे पहले अपने पिता की कब्र पर बलिदान देने गया था। फिर मैंने अपना उपनाम बदलकर अपने जैविक पिता का रख लिया और तब से खुद को युनचे कहना शुरू कर दिया। बाद में मैंने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी छोड़ दी। उसके कुछ ही समय बाद
मेरी मुलाकात एक असामान्य व्यक्ति से हुई और वह कुछ कारणों से मेरी स्वामी बन गई। उसकी पहचान और अस्तित्व बहुत खास है और मुझे इसका उल्लेख करने की अनुमति नहीं है उसके बारे में कुछ भी। इसलिए मैं आपको उसकी स्थिति नहीं बता सकता। उन्होंने मेरी गहरी नसों को ठीक करने में मेरी मदद की, मुझे साधना के गहन नियम सिखाए, मुझे विभिन्न प्रकार की गहन कलाएं और कौशल प्रदान किए और कई बार मेरी जान बचाई। फिर मैं दादाजी की इच्छा के अनुसार न्यू मून सिटी पहुंचा। जियो लिंगशी यूचे की छाती के सामने झुक गई और अपने छोटे हाथों से उसकी छाती को दबाया। चुपचाप उसकी बात ध्यान से सुन रहा हूँ। उसका शरीर एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं होना चाहता था। यूचे का वर्णन धीमा और बहुत लंबा था, क्योंकि उसने पिछले 3 वर्षों के दौरान अपने द्वारा झेली गई सभी कठिनाइयों और परेशानियों को थोड़ा थोड़ा करके सुनाया था। किसी को भी इसका एहसास हुए बिना दिन बीत चुका था और रात आ गई थी। गुफा के बाहर आकाश में पहले से ही एक चमकीला चांद लटक रहा था। रात की हवा कभी कभी गुफा से होकर गुजरती थी, जिससे गुफा के गर्म और शुष्क अंदरूनी हिस्से को प्राकृतिक ताजगी का एहसास होता था। यूचे का अनुभव जियो लिंगजी के लिए एक पौराणिक कहानी की तरह था, जिसने कभी भी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के बाहर कदम नहीं रखा था। हालांकि यूचे ने अपने कथन में कई बातें छोड़ दी, फिर भी इसे सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर आश्चर्य और भय के मनमोहक भाव लगातार दिखने लगे। बनिंग हेवन कबीले में उसने जो कुछ भी देखा, उसके बारे में सोचते हुए जियो लिंगशी विश्वास करने से खुद को नहीं रोक सकी। जो कुछ भी बोला, वह जिसकी गहरी नसें कमजोर थी और जिसे पूरा शहर बकवास कहता था, अब पहले से ही एक सुपर क्लास व्यक्ति था जो ब्लू विंड साम्राज्य के सर्वोच्च रैंक वाले संप्रदाय को एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर कर सकता था। वह आत्मविश्वास से ऐसा सोच सकती थी क्योंकि उसे यकीन था कि जो उसकी आंखों के सामने था वह कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा चे ही था। उसका रूप, आंखें, गंध, आभा, सब कुछ उस लिटिल चे का था जिससे वह बहुत परिचित थी। वह दुनिया के अन्य सभी लोगों से गलती कर सकती है, लेकिन उसके लिए किसी और को गलती करना असंभव था। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरा छोटा चे स्वर्ग से सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त योग्य है, इसलिए वह निश्चित रूप से एक दिन आकाश में उड़ेगा और हर कोई केवल उसे ही देख पाएगा। मैं बस इतना जानता हूँ। जियो लिंगशी ने खुशी के आंसू रोते हुए फुसफुसाया। उसी समय उसके हृदय में भय की भावना कौंध उठी, लेकिन ये डर भी तुरंत दूर हो गया। भले ही वह पहले से ही काफी ऊंचाई पर उड़ रहा था और एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जो धरती पर नीचे देख सकता था, भले ही वह पहले ही इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका था कि वह ऊपर देखने में भी सक्षम नहीं थी उस पर, भले ही उनके बीच का अंतर स्वर्गीय खाई जितना चौड़ा था, इसका क्या? उस समय जब हर कोई उसे बकवास कहकर उसका मजाक उड़ाता था, तब वह उसे अपनी सबसे कीमती चीज मानती थी। तो अब जब वह पृथ्वी को तिरस्कार पूर्वक देख सकता है, तब भी वह उसका छोटा चे ही रहेगा। वह छोटा चे जिसने हजारों मील की यात्रा करने और बहादुरी से ब्लू विंड एम्पायर के शीर्ष श्रेणी संप्रदाय के अंदर घुसने के इरादे से संकोच नहीं किया। मार डालो, सिर्फ उसके लिए। उसका मानना था कि चाहे भविष्य में वह कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंचे, उन दोनों के बीच कभी कोई दूरी नहीं होगी। और अगर वे वास्तव में एक दूसरे से दूर भी हो जाएं, तो वह आसानी से अपने दांत पीस लेगी और अपनी सारी ताकत झोंक देगी। बड़े कदमों से उसका पीछा करो, भले ही उसे खुद को आग में झोंकने वाली पतंगे की तरह व्यवहार करना पड़े। यूचे ने एक स्टोव स्थापित किया और स्वादिष्ट खरगोश शोरबा पकाना शुरू कर दिया। हवा में उड़ती हुई मांस की खुशबू निस्संदेह दो बहुत भूखे लोगों के लिए एक कठिन पीड़ा थी। इस पीड़ा के बीच में यूचे ने जियो लिंगशी के पिछले 3 वर्षों के वर्णन को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। उसने उन 3 वर्षों को इतनी सरलता से जिया कि उस दौरान उसके जीवन में शायद ही कोई अंतर आया हो। हर दिन वह गहन कला और तलवार का अभ्यास करती थी और फिर अचंभित होकर यूचे को याद करती थी। इससे पहले कि उन्हें एहसास होता, आधी रात हो चुकी थी। आकाश में चंद्रमा अपनी चरम स्थिति में चमक रहा था। आखिरकार खरगोश का शोरबा अच्छी तरह पक गया। उसने कटोरे को शोरबा से आधा भर दिया और कटोरे को जियो लिंगशी के सामने लाने से पहले उसे ठंडा करने के लिए सावधानी से शोरबा पर फूंक मारी। हालांकि उसने इसे उसे नहीं सौंपा और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से कहा, छोटी चाची, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। यूचे के उपचार और देखभाल के तहत जियो लिंगशी पहले ही ठीक हो चुकी थी और उसकी स्थिति सामान्य से अलग नहीं थी। हालांकि वह अब तक यूचे के शरीर पर लकवाग्रस्त थी। अकेले शोरबा पीना तो दूर, यहाँ तक कि पहाड़ों और चट्टानों पर चढ़ने से भी उसे कोई समस्या नहीं हुई। हालांकि यूचे अभी भी एक गंभीर रूप से बीमार मरीज की सावधानीपूर्वक देखभाल कर रहा था। जियो लिंगशी हंसी और धीरे से यूचे के शरीर पर गिर पड़ी। उसने अपनी चांद जैसी आंखें सिकोड़ ली और हल्के से अपने होंठ खोल दिए। जियो लिंगजी के होठों के पास एक चम्मच शोरबा लाया गया। शोरबा उसके मुंह के अंदर बह गया और उसका कुछ हिस्सा उसके कोमल होठों पर चिपक गया।
फिर वह संकरे रास्ते से गुजरते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर गया। एक गर्म धारा धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर वाष्पीकृत होने लगी। इस प्रक्रिया में उसके शरीर के साथ साथ उसके हृदय की तारें भी गर्म हो गईं। उसके जीवन के पहले 15 वर्षों के दौरान उन्होंने एक दूसरे को इतनी बार खाना खिलाया था कि इसे एक सामान्य बात कहा जा सकता था। लेकिन आज उसे अपनी आत्मा की गहराई में प्रत्यक्ष गर्मी महसूस हुई, क्योंकि इससे जियो लिंगशी को और भी दृढ़ता से पता चल गया कि वह अभी भी उसका छोटा चे था और कभी भी नहीं बदला था। शांत और गर्म वातावरण में उसने जल्दी से शोरबा का एक कटोरा पी लिया। जैसे ही युन चे फिर से कटोरा भरने वाला था, वह अप्रत्याशित रूप से घूम गया और उसकी गति अचानक रुक गई। फिर उसने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई। जब जियो लिंगशी ने उसके चेहरे पर भाव में बदलाव देखा तो वह घबरा गई। उसकी बाह को कसकर पकड़ते हुए उसने घबराहट में पूछा, लिटिल चे, क्या हुआ? शश, यू चे ने अपनी तर्जनी उठाए और हल्के से उसे रुकने का इशारा किया। चुपचाप। कुछ ही देर में गुफा के बाहर से 2 लोगों के कदमों की आवाज नजदीक आती हुई सुनाई देने लगी और उनकी आवाजें भी साफ होने लगी। उद्धरण चिन्ह ... मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने हमें इतनी रात में ब्लूफायर सिटी में चुपचाप घुसपैठ करने के लिए मजबूर कर दिया। आह, हम इतने वर्षों से ब्लूफायर क्षेत्र में प्रभुत्वशाली शक्ति रहे हैं और यह पहली बार है कि हमने इतना उत्पीड़ित और दबा हुआ महसूस किया है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यू चे की ताकत वास्तव में बहुत भयानक है। वह बिल्कुल एक राक्षस की तरह है। यदि ग्रैंड क्लान मास्टर और ग्रैंड एल्डर समय पर प्रकट नहीं हुए होते तो बनिंगहेवन क्लैन पूरी तरह से नष्ट हो गया होता और बनिंगहेवन कबीले के साथ हमारा भी अंतिम संस्कार कर दिया गया होता। ग्रैंड क्लान मास्टर के अनुमान के अनुसार यू चे संभवतः पवित्र भूमि में से एक का वंशज है, अन्यथा वह इतना शक्तिशाली नहीं होता। हाँ, आप क्या कहते हैं? क्या ये सचमुच संभव है कि वह ब्लूफायर सिटी में छिपा हो? मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ। हालांकि युन चे को भारी घाव हुए थे और उन्होंने बहुत अधिक शक्ति का उपभोग भी किया था, इसलिए उन्हें रिचार्ज करने के लिए निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में पुनःपूर्ति की आवश्यकता है। और 1000 मील के क्षेत्र में केवल ब्लूफायर सिटी ही है जिसके पास संसाधनों की सबसे व्यापक आपूर्ति है। चूंकि अन्य छोटे स्थानों से आपूर्ति उसकी शक्ति के स्तर के किसी व्यक्ति के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त होगी, इस स्थान पर उसके छिपने की बहुत बड़ी संभावना है। जब तक हम उसके छिपने का स्थान निर्धारित करते हैं, तब तक ग्रैंड क्लैन मास्टर व्यक्तिगत रूप से निकल जाएगा। उसकी चोटें और शक्ति अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह ग्रैंड क्लैन मास्टर के हाथ से बच पाएगा। उनके कदमों की आवाज और भी करीब आती जा रही थी। उनकी गहन शक्ति का आभामंडल बहुत कमजोर नहीं था। उनमें से एक अर्थ प्रोफाउंड दायरे के 5वें स्तर पर था और दूसरा यूचे के समान अर्थ प्रोफाउंड दायरे के 6ठे स्तर पर था। दोनों लोगों को बनिंगहेवन कबीले के भीतर हॉल मास्टर्स या प्रशिक्षक वर्ग के व्यक्ति होने चाहिए। उनके बड़बड़ाने से युन चे को इस जगह से गुजरने का उनका उद्देश्य समझ में आ गया। उनकी गहन आभा की ताकत ने युन चे को अपनी भौहों को पूरी तरह से शांत करने की अनुमति दी। उसने अपना चेहरा घुमाया और सहज मुस्कान के साथ कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे सिर्फ 2 छोटे चूहे हैं जो इतने बदकिस्मत हैं कि इस जगह पर आ गए। जब मैं उनकी देखभाल करता हूँ तो मुझ पर नजर रखें। अपनी बात खत्म करने के बाद यू चे के शरीर में चमक आ गई और वह एक ही छलांग में गुफा के प्रवेश द्वार से बाहर निकल गया और 2 लोगों के ठीक सामने जा गिरा। उसकी अचानक उपस्थिति ने उन दोनों को डरा दिया जो एक दूसरे के साथ बातचीत करने में व्यस्त थे। कौन है भाई? दोनों ने उसी अंदाज में ठंडी आवाज में चिल्लाते हुए पूछा। हालांकि जैसे ही उनकी नजर यू चे के चेहरे पर पड़ी, उनकी आंखें खुली रह गईं और उनकी जुबान बंद हो गई। यहाँ तक कि अपने सपने में भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस जगह पर यू चे से मिलेंगे। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। यू चे ने ठंडी हंसी छोड़ी। उन्होंने एक ऐसा वाक्य बोला जिसे पूरा सुनने के बाद भी दोनों समझ नहीं पाए। आप। इससे पहले कि दोनों अपनी बात पूरी कर पाते, उनकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई क्योंकि एक बहुत भारी, अत्यधिक शक्तिशाली और क्रूर झटका उनकी छाती पर लगा। टकराना। वे दोनों तिनके की तरह उड़ गए। दाहिनी ओर के व्यक्ति की मौके पर ही हिंसक मौत हो गई और अर्थ प्रोफाउंड रियलम के 6ठे स्तर पर मौजूद व्यक्ति मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा कांपने लगा और जैसे ही युन चे उसकी दिशा में आया, उसने बड़ी बड़ी आंखें खोलकर दृढ़ता से देखा। उसकी आंखें हताशा से भर गईं। यू चे ने गहरा हैंडल छोड़ते हुए अपना हाथ बढ़ाया। ये तुरंत उड़ गया और इस व्यक्ति के दिमाग में घुस गया। तुरंत इस बनिंगहेवन कबीले के हॉल मास्टर से संबंधित सभी यादें यू चे के दिमाग में बहुत तेज गति से आ गईं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 339 ड्रैगन को सीमित करने वाली जेल में घुसपैठ। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं।
धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 339 ड्रैगन को कैद करने वाली जेल में घुसपैठ करना। स्पिरिट डोमेन में आत्मा खोज तकनीक नामक एक डरावनी क्षमता मौजूद थी। इस तकनीक के साथ कोई अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके दूसरे व्यक्ति के दिमाग पर आक्रमण कर सकता है और उनकी आत्मा के भीतर की यादों को जबरदस्ती लूट सकता है। हालांकि सोल सर्चिंग तकनीक को सक्रिय करना काफी कठिन था, क्योंकि यह केवल उसी व्यक्ति पर काम कर सकती थी जिसकी आध्यात्मिक शक्ति उपयोगकर्ता की तुलना में बहुत कमजोर थी या आध्यात्मिक रूप से कमजोर स्थिति में लक्ष्य पर। इसके अलावा इस तकनीक के सक्रिय होने के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम भी जुड़ा हुआ था। एक बार जब लक्ष्य ने तकनीक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का अवसर जब्त कर लिया, तो उपयोगकर्ता को जिन परिणामों का सामना करना पड़ा वे सोचने के लिए बहुत भयानक थे। न केवल दुश्मन को घायल करने के लिए किसी की शक्ति का उपयोग करके गहन हैंडल को मूर्त रूप दिया जा सकता है, बल्कि यह शुद्ध आध्यात्मिक रूप में भी प्रकट हो सकता है और दूसरे व्यक्ति की आत्मा पर आक्रमण कर सकता है। तो स्वाभाविक रूप से यह वह सब कुछ पूरा कर सकता है जो आत्मा खोज तकनीक करने में सक्षम थी। इसके अलावा सोल सर्चिंग तकनीक की तुलना में प्रोफाउंड हैंडल का उपयोग करने की खपत और कठिनाई बहुत कम थी। इसके अलावा चूंकि प्रोफाउंड हैंडल एक अलग इकाई थी, इसलिए प्रतिशोध का कोई जोखिम नहीं था, भले ही वह किसी अप्रत्याशित घटना के कारण किसी अन्य व्यक्ति के दिमाग की खोज करने में विफल रहा हो। न केवल उसकी आंखों के सामने खड़े व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति उसकी तुलना में बहुत कमजोर थी, बल्कि वह मृत्यु के कगार पर भी था। इसलिए प्रोफाउंड हैंडल का उपयोग करके उनकी स्मृतियों को पढ़ने की प्रक्रिया काफी आसान और सहज थी। यूचे द्वारा प्रोफाउंड हैंडल को बहुत जल्दी वापस ले लिया गया। जहां तक उस व्यक्ति की बात है, वह आंखें बड़ी करके वही जमीन पर पड़ा रहा और फिर कोई आवाज नहीं की। इस शख्स का नाम फेन जिजई था, जो बनिंग हेवन क्लैन के 72nd हॉल के हॉल मास्टर थे। 8वें बुजुर्ग का अधीनस्थ, वह 45 वर्ष का था और उसके शरीर का आकार यूचे के समान था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी गहन शक्ति का स्तर यूचे की वर्तमान गहन शक्ति के समान था, क्योंकि वह पृथ्वी गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर भी था। आधी रात को उसके बाहर जाने का उद्देश्य था, जैसा कि उसने पहले उल्लेख किया था, चुपचाप ब्लू फायर सिटी में प्रवेश करना और यह पता लगाना था कि यूचे ब्लू फायर सिटी के भीतर छिपा हुआ था या नहीं। ये सचमुच एक बड़ा उपहार है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, यूचे ने अपनी भौहें नीचे करते हुए व्यंग्य किया। फेन जिजाई के चेहरे के आकार को विस्तार से देखने के बाद उसने अपने शरीर के बाहरी कपड़ों को उतार दिया और उन्हें स्काई पॉइजन पल के अंदर फेंक दिया। फिर उसने लापरवाही से जमीन में एक गड्ढा खोदा, उसमें मौजूद 2 लोगों की लाशों को लात मारी और उन्हें दफना दिया। यूचे ने एक बार फिर उसी स्थान पर खड़े रहते हुए प्रोफाउंड हैंडल को छोड़ दिया। फिर गहरे नारंगी रंग के प्रोफाउंड हैंडल को देखकर वह थोड़ा अचंभित हो गया। अभी वह अपनी सबसे सामान्य स्थिति में था और उसने अभी तक इविल सोल को भी नहीं खोला था। इस तरह की स्थिति के तहत जारी किया गया प्रोफाउंड हैंडल एक रेड प्रोफाउंड हैंडल होना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने इस बार प्रोफाउंड हैंडल जारी किया तो ये स्पष्ट रूप से एक ऑरेंज प्रोफाउंड हैंडल था। वह फिर से मामले पर सोचने लगा। उस समय बनिंग हेवन कबीले में जियो लिंगशी को बचाने के लिए उसने जबरदस्ती परगेटरी को खोला था और प्रोफाउंड हैंडल को बाहर फेंक दिया था। उस समय का प्रोफाउंड हैंडल प्रभावशाली रूप से एक सियान प्रोफाउंड हैंडल था, जो उसके दादा यू कैंगहाई के समान था। क्या हो रहा है? प्रोफाउंड हैंडल पहले जैसी सामान्य परिस्थितियों में उन्नत अवस्था में क्यों दिखाई देगा? क्या ऐसा ड्रैगन भगवान की मज्जा के कारण हो सकता है? जब उसके विचारों का क्रम उसके बिंदु तक पहुंचा, तो उसे तुरंत सबसे प्रशंसनीय उत्तर मिल गया। प्रोफाउंड हैंडल की ताकत आधी रक्त वाहिकाओं से और आधी गहरी नसों से संबंधित थी। जब इविल सोल गेट खुलेगा, तो गहरी नसों की शक्ति तेजी से बढ़ेगी और गहरा हैंडल उच्च स्तर के रंग में दिखाई देगा। हालांकि ड्रैगन गॉड की मज्जा मिलने के बाद उसकी रक्त वाहिकाओं में कुछ परिवर्तन हुआ था। ड्रैगन गॉड के रक्त ने उसकी रक्त वाहिकाओं की संरचना में परिवर्तन प्रदान किया था और ड्रैगन गॉड की मज्जा ने उसके सार में परिवर्तन प्रदान किया था रक्त वाहिकाएं। हालांकि ड्रैगन भगवान का रक्त पहले ही उसकी रक्त वाहिकाओं के साथ मिल चुका था, फिर भी ड्रैगन भगवान की मज्जा अभी भी ताजा रक्त का उत्पादन कर रही थी। जब ड्रैगन भगवान की मज्जा उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई, तो इसने उसकी रक्त वाहिकाओं को अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ड्रैगन भगवान की रक्त वाहिकाओं के समान बनने की अनुमति दी। इस तरह ये स्वाभाविक रूप से प्रोफाउंड हैंडल, जो शक्ति और रक्त वाहिकाओं से जुड़ा हुआ था, को और अधिक दुर्जय होने देगा। वर्तमान सामान्य स्थिति के तहत प्रोफाउंड हैंडल लाल से नारंगी रंग में बदल गया था। शायद भविष्य में प्रोफाउंड हैंडल का रंग लगातार उच्च स्तर तक बढ़ता जाएगा, जैसे कि वह ऊपर उठा था नारंगी को।
दुष्ट भगवान की गहरी नसों और ड्रैगन भगवान की रक्त नसों की शक्ति में निरंतर वृद्धि के साथ उसका गहरा हैंडल उच्चतम स्तर तक भी विकसित हो सकता है। जब युनची पहाड़ी गुफा के अंदर लौटा तो जियो लिंगजी ने तुरंत खुद को उस पर फेंक दिया और उसे कसकर गले लगा लिया। लिटिल ची, क्या तुम ठीक हो? क्या आप घायल हैं? हाँ, चिंता मत करो। युनची बहुत सहज भाव से हंसे। वर्तमान में पूरे ब्लू विंड साम्राज्य में केवल कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो मुझे घायल कर सकते हैं। अभी उन छोटे छोटे फ्राइज का मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं था। तो फिर आइए अपने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना जारी रखें। अभी जो हुआ उसे भूल जाओ। जियो लिंगजी का दिल शांत हो गया। उसने युनची की ओर देखते हुए धीरे से कहा, मेरा छोटा चे पहले से ही पूरी तरह से बड़ा हो गया है और बहुत बढ़िया हो गया है। लेकिन हे तुम मेरे लिए थोड़ा भी अपरिचित महसूस नहीं करते हो? लेकिन निश्चित रूप से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तक क्या हुआ है। हम अभी भी एक दूसरे के सबसे करीबी व्यक्ति हैं। तो मुझे आपसे अपरिचित कैसे महसूस होगा? अब अपना मुंह खोलो। युनची हल्के से एक करछूल जियो लिंगशी के होठों के पास लाया। करछूल में शोरबा कुछ भूरे पाउडर के साथ मिलाया गया था जिसे उसने थोड़ी देर पहले चुपचाप उसके अंदर छिड़क दिया था। जैसे ही जियो लिंगशी ने इसे निगल लिया, वह अचानक थकान से उबर गई। उसकी आंखें हल्की सी झपकी और फिर उसने कमजोरी से अपना मुंह बंद कर लिया। लिटिल ची, मैं अचानक थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही हूँ। थक गया हो तो फिर आप अच्छी नींद क्यों नहीं लेते? मैं यहाँ आपके साथ रहूंगा। एमेन, जियो लिंगशी ने सहमति में धीरे से उत्तर दिया। उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया, जैसे वह पूरी तरह स्वप्नलोक में डूब गई। कुछ ही समय में जियो लिंगशी की सांस लेने की आवाज सुचारू और स्थिर हो गई। गहरी नींद में सोने वाले व्यक्ति का विशेष लक्षण। युनची ने एक कंबल निकाला और उसे जमीन पर बिछा दिया। फिर उसने धीरे से जियो लिंगजी को उस पर रख दिया। उसने उसके शांति से सोए हुए चेहरे की ओर देखते हुए कहा, मुझे क्षमा करें छोटी चाची, लेकिन आप चिंता न करें, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप जागेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर मुझ पर और दादाजी पर पड़ेगी। हालांकि उन्होंने जियो लिंगशी को सफलतापूर्वक बचा लिया था, लेकिन उनके दादा जियोली अभी भी बनिंग हेवन कबीले के हाथों में थे। प्रत्येक अतिरिक्त सेकंड जब वह उस स्थान पर रुका, वह जियोलाई के दुखी होने और अधिक खतरे में होने का एक अतिरिक्त सेकंड था। इसलिए दादाजी को जल्द से जल्द बचाने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। वह अब उसे बचाने के लिए एक सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकता था। उसे कैसे बचाया जाए, इसकी योजना इस समय उसके दिल में पहले से ही बन चुकी थी। हालांकि वह स्वाभाविक रूप से जियो लिंगजी को अपने साथ नहीं ला सका, और अगर वह उसे इस जगह पर अकेला छोड़ देता तो वह निश्चित रूप से चिंतित और डरी हुई महसूस करती। इसलिए वह उसे गहरी नींद में सुलाने का ही विकल्प चुन सकता था। युनची गुफा से बाहर आया और 7.5 मिनट के बाद उसने गुफा के प्रवेश द्वार को छुपाना समाप्त कर दिया। उसने कुछ देर सोचा, फिर स्काई पॉइजन पल के अंदर से ड्रैगन किंग के खून की 5 बूंदें निकाली। उन्होंने 10 से अधिक औषधीय जड़ी बूटियों को उनके साथ मिलाया, घोल को पानी में डुबोया और इसे परिष्कृत किया और फ्रोजन प्रोफाउंड लिक्विड जेड की 5 बूंदें बनाई। उसने स्नो फीनिक्स जानवर को बुलाया और उसे फ्रोजन प्रोफाउंड लिक्विड जेड की सभी 5 बूंदें खिला दी। फ्रोजन प्रोफाउंड लिक्विड जेड पीने के बाद मूल रूप से बेहद निराश स्नो फीनिक्स ने तुरंत एक धीमी चीख निकाली और उसके दोनों पंख जोरदार तरीके से फड़फड़ाने लगे। चैना, पिछली बार ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से परेशान करूंगा। हालांकि इस बार इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए आपको निश्चित रूप से दृढ़ रहना होगा। युनची ने कुछ हद तक दोषी महसूस करते हुए कहा और उसने उसकी पूंछ के पंखों को सहलाया। फ्रोजन प्रोफाउंड लिक्विड जेड स्नो फीनिक्स को तेजी से शक्ति प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन ये स्नो फीनिक्स बीस्ट की जीवन शक्ति को पुनर्प्राप्त करने में असमर्थ था। बाहरी शक्ति उधार लेते हुए अत्यधिक गति से उड़ान भरने से इसकी जीवन शक्ति को और अधिक नुकसान होगा। लेकिन आज युनची फिर से केवल इस पर निर्भर रह सकता था। उसने स्नो फीनिक्स को गहरी सील के अंदर डाल दिया और फेन जिजी के कपड़ों में बदल दिया। युनची ने भी अपने बालों को व्यवस्थित किया और फेन जिजी की स्थानिक अंगूठी पहन ली। वह अपना हाथ अपने चेहरे पर लाया और गालियां देने लगा। बहुत जल्द उसका चेहरा बिल्कुल फेन जिजी जैसा दिखने लगा। फिर उसने अपने चलने की मुद्रा को समायोजित किया और बनिंग हेवन कबीले की दिशा की ओर बढ़ गया। वह था पहले से ही देर रात हो चुकी थी और बनिंग हेवन कबीला इस समय भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। कल जिस विपत्ति का सामना करना पड़ा था, उससे वह बिल्कुल भी उबर नहीं पाया था। कबीले का राजसी और शक्तिशाली मुख्य द्वार बिना किसी निशान के गायब हो गया था, और जिसे उन्होंने विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया था वह पहले से ही खंडहर हो चुका था।
खंडहरों के ऊपर 10 से अधिक लोग अभी भी पिछली सुरक्षा चौकियों पर पहरा दे रहे थे और उनमें से कुछ समय समय पर जम्हाई ले रहे थे। यही वह समय था जब एक मानव आकृति तेजी से चलती हुई उस स्थान पर आई। इसके आगमन ने तुरंत बनिंग हेवन कबीले के शिष्य का ध्यान आकर्षित किया जो द्वार की रखवाली कर रहा था, और उसने कठोर स्वर में कहा, वहाँ कौन जाता है? यह मैं हूँ। उस स्थान के पास आने वाले व्यक्ति की गति धीमी हो गई और उसने घमंडी और सख्त आवाज में उत्तर दिया, ओह, तो ये 70 सेकंड हॉल मास्टर है। कृपया मुझे मेरी अनुचितता के लिए क्षमा करें। जब द्वार पर पहरा दे रहे शिष्य को उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की स्पष्ट झलक मिली तो वह शिष्टाचारवश अपना सिर झुकाते हुए तुरंत एक तरफ हट गया। एक अन्य बनिंग हेवन कबीले के शिष्य ने पूछा, 70वें हॉल मास्टर, क्या आप 70वें हॉल मास्टर के साथ ब्लू फायर सिटी के लिए नहीं निकले थे? तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? बेशक, चूंकि मुझे पहले ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई थी, इसलिए मैंने इसे बड़े को बताने के लिए जल्दबाजी की। फेन ज़िज़ाई ने आधे जल्दी और आधे अधीर तरीके से कहा, इस जगह की ठीक से रक्षा करना सुनिश्चित करें। हमारा संप्रदाय इस समय संकट में है, इसलिए आपको किसी भी अजनबी को इस स्थान के करीब नहीं आने देना चाहिए। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह जल्दी से संप्रदाय में प्रवेश कर गया, सीधे 8वें बुजुर्ग के निवास पर गया। बनिंग हेवन कबीले के सभी लोगों ने अग्नि विशेषता की बनिंग हेवन कला का अभ्यास किया। परिणाम स्वरूप हर किसी के शरीर के चारों ओर कुछ अग्नि तत्व लहरा रहे थे। यूचे ने अपने शरीर में दुष्ट भगवान के अग्नि बीज की उपस्थिति के कारण इस बिंदु को बहुत सरलता से पूरा किया। हालांकि वह अपनी गहन शक्ति की आभा को बनिंग हेवन 8 के समान दिखाने में असमर्थ था। जब तक कोई भी अपने दिमाग को केंद्रित नहीं करता और गंभीरता से उसकी आभा को अलग करने की कोशिश नहीं करता, तब तक अंतर करना बहुत मुश्किल होता। इसके अलावा यूचे की गहन शक्ति की आभा शक्ति पूरी तरह से सामान्य स्थिति में फेन ज़िज़ाई के समान थी, अतः उनका भेष लगभग दोषरहित माना जा सकता है। हालांकि बहुत रात हो चुकी थी, बनिंग हेवन कबीले के अंदर अनगिनत शिष्य गश्त कर रहे थे। हालांकि उनमें से किसी को भी संदेह नहीं था कि जो व्यक्ति उनके पास से गुजरा वह चुपचाप फेन ज़िज़ाई की जगह ले रहा था। पूरे रास्ते में युनचे को किसी ने रोका नहीं, और वह उस मंडप में प्रवेश कर गया जहां 8वें बुजुर्ग रहते थे। जब उसने दावा किया कि उसके पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वह 8वें बुजुर्ग फेन मोची को अपनी इच्छानुसार देख सका। फेन मोची अभी तक सोई नहीं थी। फेन ज़िज़ाई को देखकर उसने गहरी आवाज में पूछा, क्या बात है? क्या मैंने आपको और झेंगजी को रात का फायदा उठाने के लिए ब्लू फायर सिटी में घुसने के लिए नहीं कहा था और यह जांचने के लिए कि युनचे उस स्थान पर भाग गया था या नहीं? तो तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? साथ ही वह कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसकी आप रिपोर्ट करना चाहते हैं? फेन ज़िज़ाई ने झट से कहा, बड़े को रिपोर्ट करना। अब ब्लू फायर सिटी का पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ते में मैंने ब्लू फायर सिटी में रहने वाले अपने कुछ पुराने दोस्तों को यूचे के बारे में पूछताछ करने के लिए आवाज दी। उन्होंने मुझे बताया कि कल दोपहर में उन्होंने ब्लू फायर सिटी के पास से एक पूरी तरह से बर्फ सफेद और असाधारण रूप से राजसी बड़े पक्षी को उड़ते हुए देखा। फिर वह शहर के उत्तरी भाग के आसपास उतरा। बाद में उन्होंने उस बड़े पक्षी को फिर से शहर से दूर उड़ते हुए नहीं देखा, इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूचे वर्तमान में ब्लू फायर सिटी के अंदर छिपा हुआ है। तो यह वैसा ही है जैसा हमने उम्मीद की थी। फेन मोची हाँ की आवाज निकालते हुए उठ खड़ा हुआ और उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वह बस हमें बनिंग हेवन कबीले को इतनी बेशर्मी से ब्लू फायर सिटी के अंदर उतरने के लिए नीची दृष्टि से देख रहा है। वह सोचता है कि हम उसका पीछा करने की पहल करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अभी हमारे साथ ग्रैंड प्लान मास्टर के साथ साथ ग्रैंड एल्डर भी हैं। मैं देखूंगा कि वह अब भी अपना अहंकारी रवैया कैसे बरकरार रखता है। फेन ज़िज़ाई ने चुपचाप उपहास किया और फिर बोलना जारी रखा, बुजुर्ग, हालांकि यह सच है कि यूचे ब्लू फायर सिटी के अंदर छिपा हुआ है, यह अभी भी इतनी बड़ी जगह है और यूचे निश्चित रूप से विवेकपूर्ण है, तो मुझे लगता है उसके ठिकाने का पता लगाना बेहद मुश्किल होगा। मैंने झेंगजी से इस बारे में बात की और वह मुझसे पहले ही ब्लू फायर सिटी की ओर आगे बढ़ गया। ये शिष्य किसी मामले में बड़े से निर्देश मांगने के लिए अत्यंत तेजी से वापस आया है। यह क्या है? फेन मोची ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा। फेन ज़िज़ाई ने जबरदस्ती अपनी लार निगल ली और घबराई हुई नजर से कहा, यूचे के परिवार का एक सदस्य है जो स्पष्ट रूप से ड्रैगन कन्फिनिंग जेल की सबसे निचली मंजिल के अंदर है। ये शिष्य इस व्यक्ति के शरीर पर कुछ चाहता था, कुछ भी ठीक होगा, जैसे कपड़े या एक पेंडेंट। तब मैं तुरंत इसी रात ब्लू फायर सिटी जाऊंगा और उस चीज को किसी विशिष्ट स्थान पर लटका दूंगा। शायद वह युनचे को छिपने से बाहर निकालने में सक्षम हो सकता है।
और एक बार जब वह हमारी दृष्टि रेखा में प्रवेश कर गया तो हम उसके ठिकाने और ठिकाने को आसानी से जान सकते हैं। यह इस शिष्य का एक बेकार विचार है और मैं बड़े से उनके निर्देश मांगना चाहता हूँ। ओह, फेन मोची ने अपना सिर नीचे कर लिया और खुद से बुदबुदाया। काफी देर के बाद उन्होंने धीरे से कहा, इस तरह के साधन बहुत स्पष्ट हैं और लक्षित व्यक्ति को आकर्षित करना बेहद कठिन है, लेकिन आखिरकार वह युवा है, जोश और ऊर्जा से भरपूर है और बेहद आवेगपूर्ण तरीके से काम करता है। शायद यह उसके मामले में बहुत प्रभावी होगा। ठीक है, जैसा आप कहें वैसा ही करते हैं। हालांकि भले ही युनचे इस समय घायल है, आप और झेंगजी उससे निपटने में बिल्कुल असमर्थ हैं। वह अभी काफी थका हुआ और निर्णायक होगा, इसलिए आपको बेहद सावधान रहना चाहिए। यदि आपको पता चल जाए कि वह कहाँ रह रहा है तो आपको तुरंत मुझे सूचित करना चाहिए। जी श्रीमान, यह मेरा कमांड टैबलेट है। इस कमांड टैबलेट से आप ड्रैगन कन्फाइनिंग जेल के अंदर और बाहर स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। अब जल्दी करो। फेन मोची ने यूचे पर लाल रंग की कमांड टैबलेट फेंकी, जैसा कि उसने उदासीनता से कहा था। ये कमांड टैबलेट वही चीज थी जो युनचे इस समय सबसे अधिक चाहता था। अपने पूर्ण भेष में उसने सोचा कि कैसे सब कुछ उसकी कल्पना से भी अधिक सुचारू रूप से आगे बढ़ गया है। युनचे ने कमांड टैबलेट उठाया और विदा ली। फिर वह सीधे ड्रैगन कन्फाइनिंग जेल चला गया। फेन मोची कुछ देर तक मन ही मन बुदबुदाते हुए उसी स्थान पर खड़ा रहा। उसे हल्का सा महसूस हुआ जैसे कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह उस पर अपनी उंगली नहीं रख पा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपना ध्वनि प्रसारण जेड उठाया और बोला, कबीले मास्टर, हमने पहले ही पुष्टि कर दी है कि यूचे ब्लू फायर सिटी में छिपा हुआ है। ड्रैगन कन्फाइनिंग जेल बनिंग हेवन कबीले की आंतरिक जेल थी। जिन शिष्यों ने बड़ी गलतियां की थी या गंभीर अपराध किए थे उन्हें वहां बंद कर दिया गया था। बनिंग हेवन कबीले के व्यक्तिगत शत्रु और वे लोग जिन्होंने कबीले की नफरत को बढ़ावा देने के लिए कुछ किया, उन्हें भी जेल के अंदर कैद कर दिया गया। स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी स्वतंत्रता बनिंग हेवन कबीले द्वारा प्रतिबंधित थी या जेल के अंदर बंद लोगों के बीच गुप्त रूप से छिपी हुई थी। ड्रैगन कन्फाइनिंग जेल में कुल 7 मंजिलें थी। फर्श जितना निचला होगा वह उतना ही गहरा और उदास हो जाएगा। इसी तरह जितनी निचली मंजिल उतने ही अधिक महत्वपूर्ण लोग और गंभीर अपराधी उनके अंदर बंद होते हैं। ये ड्रैगन कन्फाइनिंग जेल एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपको अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं है। जैसे ही यूचे ड्रैगन कन्फाइनिंग जेल के गेट के पास पहुंचा, एक गार्ड शिष्य ने सख्त आवाज में चेतावनी देते हुए उसका रास्ता रोक दिया। यूचे ने कमांड टैबलेट निकाला और अपना सिर उठाते हुए कहा, 8वें बुजुर्ग के आदेश से मैं कैदी के शरीर पर कुछ लेने के लिए ड्रैगन कन्फाइनिंग जेल की 7वीं मंजिल पर जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। गार्ड शिष्य ने कमांड टैबलेट को देखा और अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आगे का मार्ग प्रशस्त किया। कृपया मेरा अनुसरण करें। फेन मोची के कमांड टैबलेट पर भरोसा करते हुए यूचे ने बिना किसी डर और खतरे के ड्रैगन कन्फाइनिंग जेल के अंदर कदम रखा, जैसा वह चाहता था। हालांकि उनके पास कमांड टैबलेट था, फिर भी 4 तलवारधारी गार्ड अभी भी उनके साथ थे, जो जेल में प्रवेश करते ही उनके आगे और पीछे चल रहे थे। आखिरकार ड्रैगन कन्फाइनिंग जेल के अंदर ऐसे लोग बंद थे जिनकी खोज किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा की जा सकती थी, जिससे गहरी नफरत पैदा हो सकती थी। यहाँ तक कि कुछ विशेष व्यक्ति भी थे जो आम लोगों की नजरों से घृणा करते थे और उनका उपहास करते थे। उदाहरण के लिए, मुख्य संप्रदाय के व्यक्तियों को चुपचाप कब्जा करने के लिए पकड़ लिया गया था। कुछ प्रमुख संप्रदायों की गूढ़ कला अथवा रहस्य, और शायद जियोली जैसे अन्य लोग, जिनके प्रदर्शन के कारण बनिंग हेवन कबीले को चारा के रूप में उपयोग करने के लिए अपनी सारी गरिमा खोनी पड़ सकती है। जब वह ड्रैगन कन्फाइनिंग जेल में दाखिल हुआ तो एक तेज बदबूदार गंध ने उसकी इंद्रियों पर हमला कर दिया। वह जितना नीचे जाता, बदबू उतनी ही तीव्र होती जाती और वह अपने चेहरे पर उदासी दिखाने से खुद को नहीं रोक पाता। अपने दादाजी को इस तरह की जगह में बंद करने के बारे में सोचकर उसका दिल गुस्से से भरने लगा। उन्होंने अपने क्रोध और अधीरता को सहन किया और उन रक्षक शिष्यों के साथ नीचे की ओर जाना जारी रखा जो तेज गति से चल रहे थे। कुछ देर गोलाकार मार्ग से चलने के बाद वे अंततः ड्रैगन कन्फाइनिंग जेल की 7वीं मंजिल पर पहुंच गए। जैसे ही वह 7वीं मंजिल पर पहुंचा, यूचे ने पहली नजर में जियोली को देखा, क्योंकि उसे जेल की कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया था जो 7वीं मंजिल के जेल गेट के ठीक सामने थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 340 बाघ को उसकी मान से बाहर निकालना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 340 बाघ को उसकी मान से बाहर निकालना। जियोलाई ड्रैगन कन्फाइनिंग जेल के एक कोने पर झुक गया। उसका चेहरा पतला और रंग फीका था।
न कोई क्रोध था, न आक्रोश, न घबराहट, न संघर्ष। किसी के आगमन के संबंध में उसकी थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं हुई, जैसे कि वह पहले से ही अपने जीवन और मृत्यु के प्रति पूरी तरह से उदासीन था। एक छोटे शहर के किसी भी व्यक्ति को बनिंग हेवन कबीले की कालकोठरी में लाए जाने के कारण किसी को भी पता होगा कि अंततः उसका अंत कैसे होगा। जियो ली की आभा बेहद कमजोर थी और उसके साथ उसकी हल्की आंतरिक चोटों के निशान भी थे। हालांकि उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था जिससे यूचे को राहत की सांस लेने का मौका मिला। जेल की रखवाली कर रहे शिष्य ने आगे बढ़कर जेल का भारी दरवाजा खोला और फिर कठोरता से कहा, अंदर जाओ, जल्दी आना याद रखना। कोई जरूरत नहीं। यूचे की आंखें ठंडी हो गईं। इससे पहले कि 4 जेल सुरक्षा शिष्यों को प्रतिक्रिया करने का समय मिलता, ड्रैगनफॉल पहले से ही उनके हाथों में था और तुरंत एक बार बह गया। आप टकराना। संपूर्ण ड्रैगन कन्फाइनिंग जेल की सतह थोड़ी सी हिल गई क्योंकि जेल की रखवाली करने वाले 4 शिष्य तुरंत धमाके के साथ उड़ गए। ड्रैगनफॉल द्वारा सीधे हमला किए जाने पर उनका परिणाम निस्संदेह तत्काल मृत्यु होने वाला था। मरने से पहले उनकी आंखें चौड़ी हो गई थी, जिसमें वह भयानक ड्रैगनफॉल प्रतिबिंबित हो रहा था। इस अचानक परिवर्तन के कारण ड्रैगन कन्फाइनिंग जेल की 7वीं मंजिल तुरंत अस्त व्यस्त हो गई। जेल के भीतर बंद सभी लोग खुद को आगे की ओर फेंक रहे थे और यह ज्ञात था कि वे उत्साह या भय की चीखें निकाल रहे थे। यही वह समय था जब घातक स्थिर जियोली ने अपना सिर उठाया। यूचे ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, एक हाथ से जियोली की बांह पकड़ ली और वह भावनात्मक रूप से चिल्लाया, दादाजी, यह मैं हूँ। ये चियर है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, यूचे ने धीरे से अपना चेहरा पोंछा और उसका चेहरा तुरंत जियोली की दृष्टि की रेखा के भीतर दिखाई दिया। जियोली की धुंधली आंखें अचानक रोशनी से फूट पड़ी। उसने यूचे की बांह पकड़ ली और उसका पूरा शरीर भावनाओं से कांपने लगा। चियर, तुम। यूचे ने दृढ़ भाव से कहा, दादाजी, हमें एक दूसरे को देखे हुए काफी समय हो गया है। मुझे आपसे बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन अभी सही समय नहीं है। हमें ये जगह छोड़नी होगी। पहला, चिंता मत करो दादाजी, हम जरूर बचेंगे। छोटी चाची पहले से ही एक सुरक्षित स्थान पर हमारा इंतजार कर रही हैं। जियोली ने यूचे पर अपनी निगाहें जमाई और उसके पास कहने के लिए लाखों भावनाएं और शब्द थे। जैसे ही उसने यूचे की अभिव्यक्ति को देखा, उसे एक ऐसी आभा महसूस हुई जो पहाड़ जितनी मोटी, समुद्र जितनी असीमित थी, जो अजीब लेकिन अतुलनीय रूप से परिचित थी। उसने जोर से सिर हिलाया। ठीक है, क्या हो रहा है? ऊपर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, साथ में कदमों की आवाज भी आ रही थी। यूचे ने जियोलाई को उठाया, उसके शरीर को कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, दादाजी, हम अभी जाने वाले हैं। हाँ। यूचे ने जमकर गहरी सांस ली और धीरे से चिल्लाया। ड्रैगन के रोने की तेज और स्पष्ट आवाज के बाद ड्रैगनफॉल ऊपर की ओर टूटा। बूम 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 बूम। एक जबरदस्त ध्वनि, जैसे कि आकाश और पृथ्वी ढह गए हों, पूरे बनिंग हेवन कबीले में गूंज उठी, जिससे मूल रूप से शांत बनिंग हेवन कबीले चिंतित चीखों से भर गए, जैसे ही चीखें उठी रात के हर कोने से। यूचे के केवल एक हमले में पूरे 7 मंजिला ड्रैगन कन्फाइनिंग जेल में सीधे प्रवेश किया गया था। जियोली को ले जाते समय यूचे अचानक उछल पड़ा और तुरंत 66 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गया और बनिंग हेवन कबीले के जमीनी स्तर पर वापस लौट आया। अचानक फूटे खुले मैदान ने आसपास के सभी लोगों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित किया, लेकिन जब पास के बनिंग हेवन शिष्यों ने स्पष्ट रूप से देखा कि कौन उतरा है, तो उनके चेहरे तुरंत अंतहीन भय में बदल गए। यूचे के हाथ की पीठ पर लगी गहरी सील से प्रकाश की किरणें निकली और स्नो फीनिक्स जानवर अपनी लंबी चीख के बीच उसके बगल में दिखाई दिया। उसने जल्दी से जियोली को स्नो फीनिक्स की पीठ पर धकेल दिया और शांति से कहा, दादाजी, पहले लिटिल चेन को तुम्हें ले आने दो। यह आपको उस स्थान पर ले जाएगा जहां छोटी चाची हैं। मैं व्यक्तिगत शिकायतों को निपटाने के लिए रुकने जा रहा हूँ। निश्चिंत रहें, अधिकतम 4 घंटों में मैं वापस आऊंगा और आप दोनों से मिलूंगा। छोटा चांद, जल्दी जाओ, आप खुश हो जाओ। इससे पहले कि जियोली के चिंतित शब्द पूरी तरह से उसके मुंह से निकल गए, स्नो फीनिक्स एक लंबे पक्षी के रोने के बीच हवा के साथ तेजी से चला गया। अंधेरी रात के नीचे बर्फ के सफेद टूटते तारे की तरह वह पलक झपकते ही उसकी दृष्टि रेखा से ओझल हो गया। यूचे ने जियोली के बाद के शब्द नहीं सुने थे, लेकिन वह जानता था कि जियोली क्या कहना चाहता था। जैसे ही उसने स्नो फीनिक्स को दूर तक उड़ते देखा, यूचे खुशी से मुस्कुराया। एक बार जब उसने अपना चेहरा घुमाया, तो उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। स्नो फीनिक्स की गति के साथ बनिंग हेवन कबीले के ग्रैंड कबीले मास्टर भी उन्हें पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में स्नो फीनिक्स को औषधीय शक्ति द्वारा समर्थित किया गया था
और यह मूल रूप से अपनी बेहद तेज उड़ान गति को बनाए रखने में असमर्थ था। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि जियो लिंगशी का वर्तमान स्थान बनिंग हेवन कबीले से बहुत दूर नहीं था, वह जियो ली के साथ बिल्कुल भी यात्रा नहीं कर सकता था। यदि उसने ऐसा किया तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उन्हें पकड़ लिया जाएगा और छिपने की जगह की खोज कर ली जाएगी। इसके अलावा बनिंग हेवन क्लैन का उद्देश्य वास्तव में जियो लाई नहीं था, बल्कि वह था। चूंकि वह प्रकट हुआ था, जाहिर तौर पर कोई भी नहीं होगा जो जियो लाई की परवाह करेगा। एक बार जब जियो लाई चला गया तो वह मूल रूप से पूरी तरह से सुरक्षित था। जियो लिंगशी और जियो ली दोनों को बनिंग हेवन कबीले से सुरक्षित रूप से बचाने के बाद यूचे को आखिरकार आराम मिला, लेकिन उनके लिए मौजूदा स्थिति स्पष्ट रूप से अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब समय आ गया है कि वह औपचारिक रूप से बनिंग हेवन कबीले से भुगतान की मांग करेगा। ड्रैगन फॉल जोर से एक धमाके के साथ जमीन पर गिरा और दरारों की 10 से अधिक रेखाएं तेजी से उसके पैरों के नीचे से बाहर की ओर फैल गईं। उन्होंने जलते हुए स्वर्ग के शिष्यों के चरणों तक विस्तार किया, जिससे वे डर के मारे जल्दी से पीछे हट गए। उन जलते हुए स्वर्ग के शिष्यों की खेदजनक आकृतियों को देखकर वह बेतहाशा हंसा और कहा, ये सही है, आपके दादाजी युन फिर से यहाँ हैं। आज्ञाकारी ढंग से यही मेरी प्रतीक्षा करो। मैं यूचे गंभीरता से शपथ लेता हूँ कि 1 महीने के भीतर मैं आपके बनिंग हेवन कबीले को गहरे आकाश महाद्वीप से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। यूचे की आवाज बेहद कर्णप्रिय थी और उसकी स्पष्ट आवाज पूरे बनिंग हेवन कबीले के शिविर में फैल गई। अपनी बेतहाशा हंसी के बीच यूचे ने ड्रैगन फोर्ट को वापस ले लिया, घूम गया और तेजी से दक्षिण की ओर भाग गया। उसकी आकृति तेजी से रात के पर्दे में गायब हो गई। कुछ ही समय बाद अचानक गड़गड़ाहट की तरह आकाश से एक आवाज सुनी जा सकती थी, डेविल इज स्पॉन। आज रात ये बूढ़ा आदमी तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर देगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? यह आवाज यूचे की आवाज से भी अधिक कानफुरू थी, साथ ही ये गहरे रोष से मिश्रित था। ये स्पष्ट था कि यूचे के शब्दों से वह पूरी तरह क्रोधित हो गया था। आवाज के उतरने से पहले 2 काली आकृतियां आसमान से आईं, तुरंत उस दिशा का पीछा करते हुए जिस दिशा में यूचे भयानक गति से भाग गया था। इन 2 काली आकृतियों में से एक बनिंग हेवन कबीले के ग्रैंड कबीले मास्टर फेन यीजुए थे, दूसरे बड़े बुजुर्ग फेन जिया थे। बहुत जल्दी फेन डुआनहुन और बुजुर्गों का एक समूह घटनास्थल पर पहुंचे। ड्रैगन कन्फाइनिंग जेल के ऊपर गंदगी देखकर उन सभी ने ठंडी हवा की सांस ली। कबीले मास्टर, क्या हमें ग्रैंड कबीले मास्टर का समर्थन करना चाहिए? फेन मोजी ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है, फेन डुआनहुन ने अपना हाथ उठाया। मेरे पिता और ग्रैंड एल्डर की ताकत के साथ उन्हें बस हमारी जरूरत नहीं है मदद करना। उसे कल ही गंभीर चोटें लगी थी और उसने अपनी बड़ी मात्रा में ताकत बर्बाद कर दी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से घुसने की हिम्मत करेगा। इस बार पिता और बड़े बुजुर्ग की संयुक्त सेना के साथ, भले ही आपने उसे पंख दिए हो, उसके लिए बच निकलना असंभव है। अंत में वह अभी बहुत छोटा है। एक बेकार रिश्तेदार को बचाने के लिए उसने वास्तव में अपनी चोटों की परवाह किए बिना अपनी जान दे दी। ग्रैंड क्लान मास्टर और ग्रैंड एल्डर के एक साथ बाहर जाने से यह बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। मेरा मानना है कि आधे पौन घंटे के भीतर वे उसे पकड़ लेंगे। इस बार हमें यूचे को सबसे बड़ी, सबसे दयनीय कीमत चुकानी होगी। एक अन्य बुजुर्ग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जैसे यूचे पहले से ही उनके हाथों में था। यूचे के बनिंग हेवन कबीले से बाहर निकलने के कुछ ही समय बाद अतुलनीय रूप से मजबूत आभा की 2 धारियां सीधे उसके पीछे चली गईं। वह एक पल के लिए शून्यता से देखता रहा और फिर उपहास किया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह वास्तव में बनिंग हेवन कबीले के पुराने पाद होंगे जो मरने से इनकार करते हैं, जो एक साथ उसका पीछा कर रहे थे। ये बस था, बहुत अद्भुत। चलते समय वह आमतौर पर ड्रैगन फोर्ट को अपनी पीठ पर रखता था और लड़ने के लिए ड्रैगन फोर्ट का इस्तेमाल करता था। यह आमतौर पर एक तरीका था जिसमें यूचे ने खुद को प्रशिक्षित किया था। हाथ में ड्रैगन फोर्ट के साथ यूचे के पास बेहद विनाशकारी शक्ति थी, लेकिन जब वह चलता था तो ये बेहद बोझिल थी। विस्थापन, चोरी और आश्चर्यजनक हमलों के संबंध में वह आमतौर पर स्टार गॉड की ब्रोकन शेडो पर निर्भर रहता था। और एक बार जब उसने ड्रैगन फोर्ट को दूर कर दिया तो ऐसा लगा मानो यूचे ने अपनी पीठ पर लगे एक विशाल पर्वत को त्याग दिया हो। उसकी गति तेज हो गई, बिजली की तरह तेज हो गई, जिससे तुरंत उसके पीछे के 2 महान सम्राट प्रोफाउंड विशेषज्ञ उसे पकड़ने में असमर्थ हो गए। मानव छाया की 3 धारियां, एक आगे और 2 पीछे, पूरी अंधेरी रात में यात्रा करते रहे। उसके ऊपर की आभा की 2 धारियां यूचे पर मजबूती से टिकी हुई थी। जैसे जैसे उन्होंने अपना पीछा जारी रखा, दोनों आश्चर्यचकित होते गए।
उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा था कि यूचे कल घायल हो गया था। चोट लगने से लेकर अब तक सिर्फ 1.5 दिन का समय था। वह वास्तव में इस हद तक ठीक हो गया था कि वह उन्हें इतने लंबे समय तक अपना पीछा करने में सक्षम बना सका। अनजाने में उनके पैरों के नीचे से 30 या 40 किलोमीटर बह गए। दो महान सम्राट प्रोफाउंस और युनचे के बीच की दूरी अभी भी शुरुआती 100 मीटर से 1 मीटर भी दूर नहीं थी। और इस समय युनचे जो उनके सामने था, अंततः एक भयानक गहरे जंगल में पहुंच गया था। डेविल स्पॉन, आपने हमारे बनिंग हेवन कबीले के साथ जो किया, उसके कारण आज रात मैं निश्चित रूप से आपके शरीर को 10,000 टुकड़ों में विभाजित कर दूंगा। भले ही तुम पृथ्वी के अंतिम छोर तक भाग जाओ, इस बुरे आदमी के हाथों से बचने के बारे में सोचो भी मत। जैसे जैसे उसके और युचे के बीच की दूरी बढ़ती गई, फेन यीजियो गुस्से से दहाड़ने लगा। सिर्फ तुम्हारे साथ, तुम योग्य भी नहीं हो। युनचे अचानक अपनी जंगली दौड़ के बीच में घूम गया, हाथ में ड्रैगन फॉल्ट के साथ। उसके पीछे से एक भेड़िए की छाया के साथ चीखने की आवाज आई। एक स्काई वुल्फ स्लैश हवा में 2 लोगों पर टूट पड़ा। आओ! एक भेड़िए का छायाचित्र आकाश में उड़ गया और अत्यंत अत्याचारी शक्ति ने एक ही समय में उनके दोनों भावों को बहुत बदल दिया। एक साथ हमले का सामना करने की हिम्मत न करते हुए वे एक साथ आकाश में चमकने लगे। इससे बचने के लिए तेजी से 2 अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो गए। स्काई वुल्फ का छायाचित्र लगभग अतीत को छू गया, जिससे तुरंत उनके शरीर के सभी बाल सीधे खड़े हो गए। इस तरह की भयावह अनुभूति से उन्हें स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि अगर वे सीधे उस भेड़िया छाया से टकराए, भले ही वह वे ही हो, फिर भी उन्हें गंभीर चोटें आएंगी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से जिस घबराए हुए चकमा को अंजाम दिया, उसने युनचे की आभा को मजबूती से लॉक करने में 1 सेकंड के अंतराल की रुकावट पैदा कर दी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए युनचे संभवतः तेज गति से सीधे दक्षिण की ओर जंगल में भाग गया। हम्फ, तुम्हें अभी भी हमारी पकड़ से बाहर निकलने का भ्रम है। दोनों लोगों ने एक साथ युनचे की आभा को पहचान लिया और तुरंत फिर से पीछा करना शुरू कर दिया। भयंकर आंधी से भी तेज गति के साथ 2 लोगों की आकृतियां तेजी से और पूरी तरह से अंधेरे में गायब हो गईं। और यही वह समय था जब युनचे की आकृति आकस्मिक रूप से सबसे बाहरी रूप से सामने आ गई, जंगल का किनारा। जब उसने उस दिशा की ओर देखा जिस दिशा में 2 महान सम्राट प्रोफाउंस चले गए थे, तो उसने जमे हुए बादल की दीवार की एक पतली परत के पीछे व्यंग्य किया, जिसने उसे ढक दिया था। ये सही है, फेन यीजियो और फेन जिया ने जिसका पीछा किया, वह केवल उसका गहरा हैंडल था। फ्रोजन क्लाउड वॉल अभी भी सक्रिय होने के कारण युचे बनिंग हेवन कबीले की दिशा में घूम गया। जैसे जैसे तीनों के बीच की दूरी बढ़ती गई, युचे की गति और तेज होती गई। एक बार जब उनके बीच पर्याप्त सुरक्षित दूरी हो गई, तो उसने फ्रोजन क्लाउड वॉल को रद्द कर दिया और पूरी गति से सीधे बनिंग हेवन कबीले के लिए रवाना हो गया। कुछ ही समय बाद खेतों और मैदानों में सुदूर दूर से आग की लपटें उठने लगी। अंधेरे जंगल के अंदर फेन यीजू और फेन जिया, जो युचे की आभा खो चुके थे, ने छिपे हुए युचे को बाहर निकालने के लिए एक विशेष विधि का इस्तेमाल किया। उन्होंने जंगल में आग लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया होगा कि युचे उनके आभा मंडल से बाहर निकल जाएगा। नहीं, वे इस बात पर विश्वास करेंगे कि युचे, जिनकी आभा अभी गायब हो गई थी, वास्तव में बहुत समय पहले उनसे 500 किलोमीटर से अधिक दूर थी। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।